ओके, चलिए फिर अब शो को आगे बढ़ाएंगे। श्रेया वीरूर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे आज के मार्केट एक्शन की, जो ठीक ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है फ्रैंकली इफ़ यू आस्क मी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, सुबह एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार के लिए 20 डेमा पर आकर 25,200 के आसपास आकर शायद एक बार के लिए मार्केट की उस रैली पे ब्रेक लगे, लेकिन एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली की भी एक्सपेक्टेशन है। अब तक वो सेकेंड राउंड ऑफ रैली आई नहीं है, लेकिन लेट्स सी, अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। अब एक चीज़ जो क्लियर है वो है आज का हाई और कल का लो, जहाँ एक रेंज बन गई है 25,182 आज का हाई और कल का लो, उसको थोड़ा ऊपर कर लें अगर आप 24,950 बेसिकली, वो एक रेंज बनी। आज क्या हुआ, फिर से इन्फोसिस और रिलायंस, ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट की इस रैली को पंक्चर किया। खास तौर से इन्फोसिस कल के नंबर से जस्ट पहले थोड़ा सा नर्वस होता हुआ, रिलायंस में आज जो फॉलो थ्रू है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है मार्केट के लिए। कल 3% गिरा था स्टॉक, आज फिर 1% गिरा। यहाँ पर क्लियरली आज थोड़ी सी दिक्कत आई। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक्स जिन्होंने कल मार्केट को सहारा दिया था, ये आज भी फर्मली बुल्स के साथ खड़े हैं। आज भी दोनों स्टॉक्स गेंस में हैं और आज भी दोनों ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया है। और एक चीज़ जो आज थोड़ी सी बिगड़ी है वो है मिड कैप परफॉर्मेंस। आज देखिए आप मिड कैप इंडेक्स, यहाँ भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन लेट्स सी लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसा रहेगा मार्केट में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कल के शानदार मूव के बाद आज कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया बाजार। मिड कैप और स्मॉल कैप, जैसा कि आप भी मेंशन कर रहे थे, थोड़ा पेन में था, लेकिन ब्रेथ में फिर भी टसल देखने को मिल रही थी। बुल्स और बेयर्स के बीच आज खासी टसल, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जिस तरीके से आज कंसोलिडेशन का माहौल था मार्केट में, क्या लग रहा है आपको अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं और कितना कुछ रिजल्ट पर डिपेंड करता है? अगर इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आ गए तो क्या यहाँ से मार्केट फिर से एक बाउंस बैक करेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा आपने और दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ, लेवल्स पर उसके बाद आता हूँ। आई थिंक मार्केट में एक दो अच्छे नंबर्स की और दरकार है अभी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जितना कर सकते थे ना श्रेया, वो उन्होंने कर लिया जी। अब बियॉन्ड अ पॉइंट। अब जैसे कहते हैं ना कि अब एक बॉलर 5 विकेट ले सकता है, उससे ज़्यादा बाकी बॉलर्स को भी काम करना पड़ेगा, है ना। एक बैट्समैन डबल सेंचुरी मार सकता है, बाकी तो थोड़ा बहुत तो बाकियों को भी करना पड़ेगा, है ना। वो टीम वर्क है, ये मार्केट भी टीम वर्क है। मैं बार बार स्पोर्ट्स के साथ क्यों कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है कोरिलेट करना। तो ठीक है, एक बैट्समैन दो बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाकी सब जीरो बनाए। वो फिर वो सचिन की टीम जो थी ना 90s वाली, उसका हाल हो जाएगा कि सचिन बहुत अच्छा करते थे, पूरी कोशिश करते थे, लेकिन बाकी टीम बिल्कुल ऐसी कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो ये दो स्टॉक्स ने अपना काम कर लिया। अब थोड़ा सा हमको और ज़्यादा और थोड़ा सपोर्ट चाहिए। प्लस मंगलवार का भी फैक्टर है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और अब तो जेन स्ट्रीट भी वापस आ गया। खैर वैसे वो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन मतलब मंगलवार का फैक्टर भी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हावी है, तो उस वजह से भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन जब तक आप 24,950 के ऊपर है तब तक बाज़ार ठीक है, तब तक कोई स्ट्रेस नहीं है। इन्फोसिस के नंबर्स और कमेंट्री, ये जैसा आपने पूछा मुझसे, ये अगला ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। देखिए, एक मैं आपको सेंस बताऊँ ना क्या हो रहा है। आज इन्फोसिस क्यों इतना गिरा, एक सेंस बन रही थी मार्केट सर्कल में कि शायद इन्फोसिस बायबैक अनाउंस करेगा। वो बायबैक अगर उनको अनाउंस करना होता है तो वो 2 दिन का मिनिमम नोटिस देना होता है। अब वो नहीं आ सकता कल के उसमें। अब जो कोई ये सोच के चल रहे हैं कि कल बायबैक इन्फोसिस अनाउंस कर देगा, ऐसे नहीं होता है। वो बोर्ड मीट अनाउंस करनी पड़ती है, पहले 2 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो हो सकता है बाद में आ जाए, वो अलग बात है। और नंबर्स के हिसाब से भी इन्फोसिस के नंबर्स में मार्केट काफ़ी पॉजिटिव होकर जा रहा है। टीसीएस के केस में, विप्रो के केस में, एक्सिल टेक के केस में मार्केट थोड़ा डरा गया था। इन्फोसिस के केस में तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फोसिस इकलौती आईटी कंपनी होगी जो कांस्टेंट करेंसी में एक्चुअली ग्रोथ डिलीवर करेगी। तो उस हिसाब से मार्केट पॉजिटिव होकर जा रहा है। तो अनलेस ये कुछ बहुत बड़ा करते हैं और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बट लेट्स सी। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, 24,950 से 25,000 ये सपोर्ट लेवल है हमारे लिए, और 25,150 से 25,200 ये निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल्स है बेसिकली। अब लेट्स सी, मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि एक दो अगर अच्छे नंबर आ गए तो शायद, और अगर कल का लो बच गया तो शायद वापस वो रैली रिज्यूम हो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में 56,600 से 56,700, अगर आपने कल वाली रैली मिस की
और अगर कंसोलिडेशन में ये लेवल मिल जाए आपको 56,600 56,700, तो एक वापस री एंट्री के लिए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी होगी 56,500 के स्टॉप के साथ। 57,000 पर थोड़ी रेजिस्टेंस है, 57,000 57,200 पर जो आज वेल डॉक्यूमेंटेड था। आज का जो सुबह कोलैप्स जोन था वो यही जोन था 57,000 57,200, यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। चलिए अब वीरो के पास चला जाए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हुआ एफएनओ में ये जानते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। एक दो पॉकेट्स जो थोड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही हैं, आई मीन कुछ तो इतनी चल चुकी हैं कि शायद इन पे मैं बात ना कर पाऊँ, लेकिन जहां एज पे स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेकआउट की कगार पे हैं लोअर ट्रेजेक्टरीज में, एक ध्यान रखिएगा आप सिंजन पर, फार्मा स्पेस पे। हालांकि इसी समूह की बायोकॉन पहले लीड कर रही थी, लेकिन अभी सिंजन में एक टेक्निकल डेवलपमेंट है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ओपन इंटरेस्ट के अगर आप पैटर्न्स को देखें आज स्टॉक फ्यूचर्स के, तो यहाँ पर 2.5% का बिल्डअप फर्स्ट टाइम पोस्ट 23 जनवरी 2025 ये स्टॉक अपने 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है, या फिर ये क्या है? इसने एक अटेम्प्ट लिया था 4 अप्रैल को, सक्सीड नहीं हुआ, 22 अप्रैल को सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन इस बार एक बुलिश फ्लैग, एक 100 डेमा को तोड़ना विद स्ट्रॉन्ग वायलेशन एंड वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन। तो 680 पर क्लोजिंग में मेंशन कर रहा हूँ, अच्छे स्टैट्स हैं सिंजन में। दूसरा स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, एक्साइड पे नज़र रखिएगा। आज सुबह कुछ ऑटो काउंटर्स में मूव था, हालांकि कुछ कोलैप्स भी हुए, लेकिन एक्साइड 393 पे इज अप्रोचिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमें नज़र किस चीज़ पर रखनी है? 395, वो इसका एग्जैक्ट 200 डेमा है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक समय थी, हालांकि ओआई फिर अगर आप देखें थोड़ा सा शेड हो गया यहाँ पर। प्लेसमेंट अच्छी नजर आ रही है, एक रेंज से बाहर निकला है और टेस्ट कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक स्टॉक जिसको लेके मैं थोड़ा खुद आई थिंक डेटा का इंटरप्रिटेशन ये नहीं कर पाया कि यहाँ से चलेगा या फिर गिरेगा, बट एक क्रिटिकल लेवल पे है, अ रिवर्सल और एक कोलैप्स पॉसिबल, और वो स्टॉक है जुबिलेंट फूड्स। आपकी स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज़, 2% नीचे 664 प्राइस मार्क करके रख लीजिएगा। 664 पे आज एटर्नल ने बड़ा मूव दिया, लेकिन ये आज क्रैक हुआ, कोलैप्स हुआ। 664 इज एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, बट इसने 200 डे में थोड़ा है मार्च के बाद पहली बार। तो 660 664 अगर कोलैप्स हुआ तो और कोलैप्स होगा और टूटेगा, और अगर होल्ड हुआ तो माइट भी चांसेस होंगे पुल बैक के। तो कुछ 3-4 स्टॉक फ्यूचर्स क्रिटिकल नजर आए। आज हमने स्टॉक फ्यूचर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे। इस बात के कितने चांसेस हैं कि इंडेक्स कुछ दिन के लिए यहीं पे एफर्ट करे, 25,000 के ऊपर, 25,200 के नीचे कुछ टाइम स्पेंड करे, और पॉसिबली जिस शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट की हम बात कर रहे हैं वो शायद अगले हफ्ते आए, एक्सपायरी वीक में। अनुज, काफ़ी चांसेस हैं इसके भी वीरो, बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे मेरी फीलिंग तो ये है कि मार्केट में एक बेस बन चुका है। अब अनलेस इन्फोसिस कंप्लीट शॉकर लेके आ जाए और उसका एक इम्पैक्ट आए, तो इस वजह से, लेकिन आई थिंक ये जो फ्लैश कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है इसकी, इस फ्लैश को हटा दीजिए ज़रा। ये हाँ, ये जो मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। खैर एनीवे, कमिंग टू योर पॉइंट वीरो, देखिए थोड़ा सा मार्केट को एक आध ट्रिगर की ज़रूरत है, एक आध अच्छा ट्रिगर मिले अगर मार्केट को तो फिर बाउंस बैक भी आएगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खल रही, थोड़ी सी, वो ये है कि आज कोलगेट के नंबर्स देखिए फॉर एग्जांपल, काफ़ी ख़राब है। और ऐसे मतलब, हालांकि क्योंकि हर कोई शॉर्ट था इसके लिए स्टॉक गिरा नहीं, वो अलग बात है, वो अपनी जगह है, ट्रेडिंग की पोजीशन की बात अलग होती है, लेकिन नंबर काफ़ी ख़राब थे इसके, हर पैरामीटर पर ख़राब नंबर थे। तो अब ये सब जो नंबर्स है ना, अब मतलब आप कितनी भी मंदी आए दांत तो साफ़ करेंगे ना आप सुबह उठकर, तो मतलब ये तो एक बेसिक हाइजीन का मामला है। तो अब ऐसे नंबर पे ख़राब आने लगेंगे तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब क्या लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब टूथपेस्ट कर रहे हैं, वो दातुन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? मतलब कोलगेट तो सिनोनिमस है ना टूथपेस्ट के साथ। आज के देश में क्या बोला जाता है गांव में कि सुबह कोलगेट कर लिया क्या, ये थोड़ा पूछते हैं कि टूथब्रश मतलब टूथपेस्ट किया क्या, ये बोलते हैं ना कोलगेट कर लिया क्या। तो वो जब ऐसे नंबर ख़राब आए तो वो मेरे को थोड़ा सा पिंच करता है। बट खैर एनीवे, लेट्स सी सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन कैसा रहेगा। वही हम सुबह बात कर रहे थे ना, अभी बैक बेंचर्स के नंबर्स आने बाकी हैं उनसे, और अब अगला हफ्ता लास्ट वीक है अर्निंग सीजन का,
लेट्स सी वो कैसा रहता है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। नहीं, अगला हफ्ता लास्ट नहीं है, उसके बाद 15 तारीख तक आते हैं नंबर्स। तो अब तो खैर पहले होता था कि 30 तारीख तक, 15 तारीख तक आएंगे नंबर्स। तो लेट्स सी, अगला हफ्ता ऑब्वियसली एक्सपायरी वीक है। चलिए श्रेया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं जरा फिर। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दो स्टॉक्स पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। इटर्नल आज आप देखिए 12% से ज़्यादा चढ़ गया आज के सेशन में। हेवल्स दूसरा डे हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। दोनों स्टॉक्स आपके बिग स्टॉक्स में आज शामिल, और बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन थी आपकी सुबह इस पर, और वो सटीक साबित होती हुई नज़र भी आई। क्या आपने भापा इटर्नल और हेवल्स में, और अब इन लेवल से क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक भापने की बात है, इटर्नल में तो बहुत ऑब्वियस था। इटर्नल में तो कल जब नंबर्स आए थे ना, बहुत कम मार्केट ऐसे मौके देता है श्रेया जिसमें 3.20 3.22 पे नंबर आए, उसके बाद स्टॉक ऊपर मतलब एक बार कोलैप्स होके उसके बाद भागे, और उसके बाद भी आपको दिख रहा हो कि जगह है वहाँ पर। और कल हम बात भी कर रहे थे क्लोजिंग में, और वो तो एक वाव फैक्टर था इटर्नल में। जो उनकी कमेंट्री थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। आज के वॉल्यूम देखिए आप, इटर्नल के करीब करीब 7,000 करोड़ के वॉल्यूम हुए इटर्नल में। आज मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई डिलीवरी वॉल्यूम होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परसेंट अमाउंट के हिसाब से। तो लेट्स सी। हैवल्स की जहाँ तक बात है ना, हैवल्स में एक बहुत इजी जो चीज़ हमने पकड़ी थी वो ये थी कि सिर्फ हेडलाइन नंबर मत देखिए। हेडलाइन नंबर तो मार्केट पूरा फैक्टर करके जा रहा था, कमेंट्री बहुत मजबूत थी, और जो हेडलाइन नंबर है उसके वीक होने का भी रीज़न मार्केट मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया था उस वजह से। और आज तो इनफैक्ट कुछ दिन हम डिस्कस करेंगे, हैवल्स पर एक डबल अपग्रेड भी आया है। तो और ये स्टॉक है ही ऐसा, एक बार मतलब ट्रैप करके जब मूव करता है तो इसी तरीके से मूव करता है। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। ओके, जिस तरीके से मार्केट आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कौन से स्टॉक्स पर आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है अभी आपके स्क्रीन पर होगा। श्रीराम फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आज थोड़ा मुनाफा वसूली, 0.25% से ज़्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। अल्ट्राटेक सीमेंट कल तेज था, रिजल्ट के बाद आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। 1.5% यील्ड का आयशर मोटर्स 2% के करीब, और अडानी पोर्ट्स में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा 361 वैम टूट गया 6.5% से ज़्यादा। आरती इंडस्ट्रीज सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, और ब्लू स्टार में भी मुनाफा वसूली 2.5% के से ज़्यादा होती हुई नजर आई है। लेकिन ऐसे मूड माहौल में कई सारे स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन, इटर्नल हम लगातार बात कर रहे हैं, रिजल्ट शानदार, और क्विक कॉमर्स में जिस तरीके से नंबर दिए इटर्नल ने, स्ट्रीट ने आज भी रिवॉर्ड किया। 12% की करीब करीब तेजी। HDFC लाइफ चढ़ गया आज के सेशन में 2%। टाइटन एक्विजिशन के बाद, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट के बाद 1.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में भी लगभग 1% की तेज़ी है। तो मेटल स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स में आज तेज़ी। इन्फोएज इटर्नल की वजह से ये भाग गया 4.5% के करीब। एंजल वन 3.5%। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अगेन बाइंग, जेन स्ट्रीट के दोबारा एंट्री से। और पेटीएम और नाइका में भी आज खरीदारी 3% के करीब। पेटीएम और नाइका भी 2.5% से ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, श्रीकांत चौहान, सोनी पटनायक और सोमिल मेहता से। 2:15 पर इटर्नल में जोश क्यों हाई है बताएंगे मंगलम आलू। 2:20 पर यतन मोता बताएंगे आपको कि हेवल्स पर ब्रोकरेज सुपर बुलिश क्यों हैं। 2:25 पर मैक्स फाइनेंशियल पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे यश जैन। 2:30 विवेक अय्यर से जानेंगे टाटा पार के शेयर पर आज दबाव क्यों है। 2:35 पर इन्फोसिस का नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष वर्मा। साथ ही टाटा कंज्यूमर का नतीजों का प्रीव्यू करेंगे मंगलम मालू, और कंचन नौटियाल डॉक्टर रेड्डीज और कोफोर्ज का अनुमान आपको बताएंगी। तो वहीं आशीष चतुर्वेदी SRF के नतीजों का अनुमान बताएंगे। 2:45 पर कंचन नौटियाल से जानेंगे जुलाई में FPI ने कहाँ खरीदी और कहाँ बिकवाली की। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कंपनी सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर अब इन ट्रेड्स की। पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगा इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक वही रहेगा जो सुबह मैंने क्विक सिंगल में दिया था, HDFC लाइफ। उस समय तो प्रीएम्प्टिव था, उसका टारगेट था 770 और 760-50 आ गया, लगभग आ गया, लेकिन तो फ्रेश सिग्नल जनरेट हुआ है। अब ट्रेड कर रहा है 765-35 के आसपास। स्टॉप होगा 760 का, 5-5.5 रुपए का स्टॉप है। अब जो टारगेट है एनहेंस्ड 780, हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बन जाए, लेकिन यस HDFC लाइफ में लाइफ है। लाइफ इन HDFC लाइफ 765.80 पर एक बाय कॉल। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड।
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, नायका पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 220 के ऊपर निकला है जो पिछला हाई था। आई थिंक आप यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो नायका पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 216 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 228 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेड भी लेना चाहे तो 220 वाला कॉल ऑप्शन नायका का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 80 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 9 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, नायका में मानस जी की खरीदारी की राय फिलहाल आती हुई। बताइए रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से सोनाकॉम में फ्यूचर्स में हम लॉन्ग करेंगे। सोनाकॉम में सुबह से अच्छी खासी गिरावट आई है और मेरे हिसाब से अभी एक सपोर्ट है जो काफी नियर में है, तो वो सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। तो हम ऐसे लगाएंगे 470 पे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 480 एंड 82 इन अ डे और टू। ओके, चलिए, तो ये इस समय सोना BLW पर एक ट्रेड रचना जी की तरफ से। कल से इसमें रिवर्सल आया और तब से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। कल न्यूज़ के साथ शायद इसने एक टॉप बनाया इस स्विंग में एटलीस्ट, और कल डे लो पर बंद हुआ। आज भी खुलने के बाद से ये स्टॉक नीचे आ रहा है। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। सोनी जी, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है ONGC में। ONGC अपने 20 और 50 डेमा के सपोर्ट को आज होल्ड किया है। 244 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, तो 244 स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 250 और 252। अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो बहुत अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है ऑल द वे टिल 255 कॉल स्ट्राइक पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अटेम्प्ट लेगा वो टुवर्ड्स 250 के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए। सो काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। 244 स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं 250 252 टारगेट्स के लिए। ओके, एनजीसी जुलाई फ्यूचर्स 90,000 90,000 शेयर यहाँ पे जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। सोनी जी की कॉल 250 252 के लक्ष्य के लिए। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा इंडिगो पर। इंडिगो में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन आज बनाना शुरू किया है और 20 और 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5840 और टारगेट होगा 6080। ओके, इंटरग्लोब एविएशन शानदार रैली निचले स्तरों से यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। करीब करीब 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार स्क्रीन पर आपके सामने रख देती हूँ। टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कीजिए। गाबा सर HDFC लाइफ के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं HDFC लाइफ में लाइफ दिख रहा है उनको। खरीदारी की राय 780 का टारगेट, 760 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। मानस जी को नायका पसंद आ रहा है, यहाँ पे भी खरीदारी की राय 228 की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 216 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। रचना जी सोना BLW पर दाव लगा रही हैं, बाई करने की राय 482 का टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस। और सोनी जो ONGC उनको पसंद आ रहा है, कह रहे हैं खरीदारी कर सकते हैं। ONGC 250 तक की टारगेट और 244 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी ने अभी अभी इंटरग्लोब एविएशन चुना, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। अब चलते हैं नीरज दीवान जी के पास। नीरज जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मार्केट आज देखिए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल? या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली अगर 6 से 9 महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो मुझे टू व्हीलर स्पेस तक अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि डिमांड आगे चलते हुए बढ़ सकती है। एक रूरल डिमांड भी आ सकती है अच्छे मॉनसून के चलते हुए। तो आई थिंक जैसे इंटरेस्ट रेट लो है, लिक्विडिटी है, तो आगे चलते हुए इसमें डिमांड पिकअप होना चाहिए टुवर्ड द फेस्टिव सीजन। तो इसमें मैंने जो स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन वाइज, वो हीरो मोटोकॉर्प लग रहा है। बिकॉज वो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे है। अगर हम इस साल की वैल्यूएशन पे भी देखें तो 18 टाइम्स FY26 की वैल्यूएशन पे चल रहा है। बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, 3.8% डिविडेंड यील्ड भी है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ROC वाला कंपनी है, जो काफी स्ट्रॉन्ग ROC रही है इसकी 29-30% की। तो उस हिसाब से इसको अगर आप 20 टाइम मल्टीपल भी देते हैं तब भी यहाँ से अच्छी अपसाइड मिल सकती है टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर। तो ये मेरे को अच्छा लगता है स्टॉक फॉर 6 to 9 मंथ इन्वेस्टमेंट। ओके, हीरो मोटोकॉर्प ये पसंदीदा स्टॉक है इस समय नीरज दीवान जी का। एक बार स्टॉक लेकर आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और SBI में। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट QIP प्राइस पर और
आज शायद वो QIP शेयर्स क्रेडिट हो। दिक्कत ये हुई कि जितनी देर में आपके डीमैट अकाउंट में आए स्टॉक वहीं आ गया, तो इसके बीच में जो 845 की रैली हुई, हाँ ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसमें हेज करा हो, उस समय फ्यूचर बेचे हो, ये जरूर हो सकता है। लेकिन इस पर एक व्यू ले लेते हैं। मानस आप व्यू दीजिए SBI पर 818 पर स्टॉक क्या व्यू रहेगा? देखिए डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि 4 दिन पहले एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद 930 940 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वापस 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। हालांकि एक सपोर्ट जरूर है 810 रुपए के आसपास, तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 810 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, और आप फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 830 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। जी SBI की प्राइस परफॉर्मेंस, और यही एक कारण है कि निफ्टी बैंक आज बैकफुट पे आया। एक बार जरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइए। इट्स 7029 डे लो पर, और लग रहा है कि शायद इस बार ये थोड़ा सा और पेन देगा। हम डे लो पर हैं, हम 20 डे के नीचे हैं। लास्ट टाइम हमने इससे थोड़ी सी ऊपर की ट्रैजेक्टरी से पहले पुल बैक दे दिया था, लेकिन आज कंप्लीट शॉर्टिंग है। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखिए, सारे कंट्रीब्यूटर्स रखिए, लेड बाय आई थिंक अनुज की डिस्कशन कर चुके हैं, SBI पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बट क्या गजब की शॉर्टिंग हुई है कैनरा बैंक में, आप लेके आइए। उसके बाद पूरा बैंकिंग, मतलब तहजीब से शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर। कैनरा बैंक 108.52 क्या टूटा है यहाँ पर, लेवल लेके आइए स्क्रीन पे। उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स रखिए डॉक्टर साहब पहले। ये अब 100 डे नीचे ट्रेड, 50 डे नीचे ट्रेड करता हुआ। सोमिल, आप PSU बैंक्स पे क्या कर रहे हैं? कोई क्लाइंट्स के साथ शॉर्ट ट्रेड शेयर किया था क्या PSU बैंकिंग बास्केट में आपने? एब्सोल्युटली। जब स्टार्टिंग लास्ट वीक के एंड में भी आप देखेंगे तो PSU में बहुत सारी शॉर्टिंग हुई थी, और सारे के सारे स्टॉक्स 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे थे, जैसे कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और भी कुछ स्टॉक्स थे जो 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे थे, और लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कैनरा बैंक पे इन द मीडियम टर्म आउटलुक, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म जो पूरी की पूरी रैली हमने देखने मिली, उसका एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नीचे में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वहां तक मैं ये पूरी रैली नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज 103, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग द स्टॉक फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, कैनरा बैंक फिलहाल ये स्ट्रैटेजी 108 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, आप ये अपनाएं। चलिए PSU बैंक्स की बात हो गई, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर काफ़ी एक्शन आज के सत्र में हमें देखने को मिला, हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हैवेल्स शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। Q1 नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री ने शेयर में जोश भरा है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे थे, हमने सुबह डिस्कशन भी किया, लेकिन बोफा ने तो शेयर को अब डबल अपग्रेड कर दिया है। पूरी रिपोर्ट समझते हैं यतिन जी से, बताइए यतिन जी। गुड आफ्टरनून श्रेय। और देखिए हैवेल्स का शेयर सुबह से ही वॉलेटाइल है, लेकिन ये जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का जो रिपोर्ट आया डबल अपग्रेड का, उसके बाद शेयर में मोमेंटम आपने देखा है। अभी लगभग 3% शेयर में तेजी है, और बोफा ने डबल अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, और खरीदारी की सलाह अब वो दे रहे हैं। 1785 रुपए के आसपास का टारगेट है, जो पहले इनका 1400 रुपए का था। रेटिंग भी इन्होंने चेंज की है, जैसे कि मैंने कहा। बोफा को लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अब 22% जो पीक से गिरे हैं आकर्षक हो चले हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और आगे जाके जिस तरीके से वायर एंड केबल बिजनेस में मजबूती है, फेस्टिव सीजन डिमांड के चलते पंखों की डिमांड और AC की डिमांड में भी सुधार देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं अब प्राइस में नहीं है, और यहाँ से इसीलिए उन्होंने अपग्रेड किया है। उनको लगता है कि जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है, जो त्यौहार आने वाले हैं अगले 2 तिमाहियों में, उसके चलते काफ़ी मोमेंटम रह सकता है अर्निंग्स में, और उनको लगता है कि जो AC सेगमेंट के सेल्स अब जो कमज़ोर हैं पिछले 2 क्वार्टर से, आगे जाके अच्छी तरीके से रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे चल के हैवेल्स की स्थिति और मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। नीरज दीवान जी, हैवेल्स देख लीजिए, रिजल्ट उतने ठीक ठाक लगे नहीं, स्पेशली ECB और लॉयड्स के मोर्चे पर अगर बात करूँ तो, लेकिन मैनेजमेंट ये मान के चल रहे हैं कि अब पीक सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो वहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी होगी, और केबल एंड वायर सेगमेंट उनका अच्छा कर ही रहा है। पहले तो हैवेल्स पे व्यू जानना चाहूंगी, इस बीच कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, और पूरे केबल एंड वायर स्पेस से कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर हो? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जो वायर एंड केबल स्पेस है, वहाँ पे पॉलीकैब एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आई थिंक वो आगे चलते हुए अच्छी रिटर्न मिल सकती है वहाँ से। उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है उनका। और अगर आप हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स एक एक्सपेंसिव स्टॉक है, तो
कि उम्मीद तो है सबको कि फेस्टिव सीजन के पास जाते हुए थोड़ी डिमांड में पिकअप आ सकता है। तो एक जैसे इंटरेस्ट रेट लो है और जिस तरह की इवन एक उम्मीद है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए आगे चलते हुए। ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है पर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं रही है। तो इन सबकी उम्मीद है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में सब पिकअप करना चाहिए। तो उसको चलते हुए देखें तो हैवल्स में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है अर्निंग्स का टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो वो देखना पड़ेगा कि वो जो उम्मीद है वैसा होता है कि नहीं होता। बट अदरवाइज प्योर अगर आप वायर एंड केबल देखें तो वो स्पेस में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। ओके अच्छा, उस स्पेस में ज़्यादा बुलिश हैं। हैवेल्स में ऑब्वियसली आज जैसे जतिन बता रहे थे कि एक जो डबल अपग्रेड आया उसके बाद यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की या इस अर्निंग सीज़न के स्टॉक ऑफ द सीज़न की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटर्नल की, यानी कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी। इसमें आज 7,200 करोड़ का अब तक वॉल्यूम हुआ है और करीब करीब उसका 40% डिलीवरी वॉल्यूम है, मतलब करीब करीब 2,800 करोड़ के करीब के डिलीवरी वॉल्यूम अब तक इस स्टॉक में हुए हैं। कल ही लग रहा था जब नंबर आए थे 320 पर कि नंबर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज जो सुबह ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए और 400 रुपये तक के टारगेट आए उसके बाद काफ़ी बड़े मूव आए। मंगलम से जानते हैं कि ऐसा स्ट्रीट को क्या पसंद आया कि एक दिन में ही आज इतनी बड़ी री रेटिंग हो गई। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो अगर आप इटर्नल के नंबर्स देखें, कल अगर जो रिपोर्टेड नंबर्स थे कंपनी के 70% रेवेन्यू ग्रोथ, 35% एबिटा में डिक्लाइन और 90% नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन, तो लोग कहेंगे कि 90% किसी कंपनी का प्रॉफिट गिर गया और उसके बावजूद स्टॉक 15% चल गया। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि उसके जो इंटरनल्स थे, इटर्नल के इंटरनल्स काफ़ी अच्छे थे। इस बार मार्केट कैप कंपनी का जो है 3 लाख पार कर चुका है। और इटर्नल के इंटरनल सबसे बड़ा ये था कि जो कंपनी के 2 बड़े इंजन हैं, एक फूड डिलीवरी जिसमें थोड़ी सी स्लो डाउन दिखने के लिए मिल रही थी ग्रोथ में, वो रुक गई है। और क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ओवर 150% रेवेन्यू पे। बट पिछले 4-5 क्वार्टर में कंपटीशन के तहत उसमें एबिटा लॉस जो है काफ़ी बढ़ गया था। पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में वो लॉस भी कम हो गया है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री दोनों तरफ बहुत तगड़ी है। उन्होंने कहा कि आगे ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद फूड डिलीवरी में, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ब्लिंकिट में कंपटीशन अगर अभी जैसा है वैसा ही रहा तो मार्जिन्स भी उनके बढ़ जाएंगे। ये फूड बिजनेस का जो ग्रोथ है कम हो रहा था, अब ये 16% पे सेटल हो चुका है। और यही अगर आप ब्लिंकिट में देखें, उन्होंने 150% रेवेन्यू ग्रोथ किया है और उनके पास 250 स्टोर्स उन्होंने जो है वो इस क्वार्टर में ऐड किया है। और जो ब्लिंकिट का एबिटा लॉस है वो भी नैरो होके 160 करोड़ के आसपास हो गया है, 180 करोड़ के आसपास। ये 2 पॉजिटिव्स। तीसरा जो उनका ग्रोथ ड्राइवर है वो है डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट में कंपनी ने कहा है कि ये $3 बिलियन के आसपास रेवेन्यू हो सकती है, करीबन 27-28 हज़ार करोड़ अगर आप देखें आज के डॉलर के भाव के हिसाब से। और एनुअल एबिटा $150 मिलियन के आसपास हो सकता है अगले 5 साल के आसपास में। तो ये 3 जो उनके ड्राइवर्स हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और चौथी चीज़ हम देखते हैं कंपनी का कैश। पिछले क्वार्टर में उनका कैश जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो गया था, इस क्वार्टर में वो बढ़ गया है। तो कैश बर्न जो है डिस्पाइट उनके ब्लिंकिट के इन्वेस्टमेंट में वो भी पॉजिटिव हो गया है। तो उनका कैश बढ़ गया है, आपका डिस्ट्रिक्ट ठीक कर रहा है, फूड डिलीवरी बढ़िया है और ब्लिंकिट भी बढ़िया है। तो जब ये सारी चीज़ें चलती है तो आप इटर्नल में सिर्फ देखते हैं कि इटर्नल अकेला ही अच्छा नहीं है, बाकी सब भी बढ़िया हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि उनका बिजनेस अच्छा करेगा तो स्विगी क्यों नहीं? स्विगी भी 4-5% ऊपर आ गया है। स्विगी जो है करीब 45% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है इटर्नल के। और दूसरा आप देखें तो वो उनका जो पेरेंट कंपनी है इन्फो एज, वो भी आज ऊपर है, क्योंकि इन्फो एज 13% ओन करता है इटर्नल में। तो इन्फो एज के मार्केट कैप का 40% वैल्यू आज इटर्नल में है। और फाइनली मैं उनके जो शेयर होल्डर्स लेटर है उसका एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा आपको। वो पिक्चर इस बिज़नेस को अच्छे से दर्शाता है। उस पिक्चर में 3 चीज़ें हैं। एक, आज क्या खाओगे, जोमेटो का बिज़नेस। आज कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट का बिज़नेस। और आज क्या मंगवाओगे, ब्लिंकिट का बिज़नेस। एक पिक्चर में उन्होंने अपने पूरा बिज़नेस को क्लियर कर दिया। खाओगे, जाओगे, मंगवाओगे। पैसे कहाँ से लाओगे? चलिए, शुक्रिया मंगलम। तो ये आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट अ डाउट इटर्नल। नीरज जी, खरीदोगे क्या स्टॉक?
एक्चुअली जिस तरह की मूवमेंट ऑलरेडी लास्ट 3-4 महीने में देखने को मिली है, स्टॉक थिंक 205 किलो से 300 रुपए पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह की इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जिस तरह का कंपटीशन था वो नहीं देखने को मिला, तो उस वजह से उनका रेवेन्यू ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग आया है। थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट जरूर था रेवेन्यू ग्रोथ में, और जो मैनेजमेंट ने बोला है कि वित्तीय कंपेरेटिव इंटेंसिटी नहीं है जितनी उम्मीद थी, तो इसको चलते हुए आई थिंक ऑलरेडी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ भी चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि मार्जिन इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है। आई थिंक यहाँ पे लेना इस लेवल पे इतनी रैली के बाद आई थिंक नहीं लेना चाहिए, और वेट करना चाहिए, या तो आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट की इंडिकेशन मिले या स्टॉक थोड़ा करेक्ट करे यहाँ से, तभी आई थिंक यहाँ से एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, एटर्नल पे ये व्यू था और आपने इस पूरे एनालिसिस को सुना, और अब एक काम करते हैं, एटर्नल से बाहर आके थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल सतह पे बातचीट करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक रेंज में इंडेक्स बट समहाउ डिफेंड कर रहा है 25,000 को, आप किस साइड कैपिटलाइज कर रहे हैं? मतलब ज़्यादा ट्रेड्स बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज, और आपका स्टॉक? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज एंड एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तो हिट कर चुका है, लेकिन हायर लेवल्स पे जो सस्टेनेंस चाहिए वो मिसिंग है। तो अगेन स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 24,800 के नीचे जल्द जाएगा। शायद इसी वक्त में थोड़ा इसी रेंज में थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, और फिर वापस हम एक बार 25,300 या 400 तक जा सकते हैं। तो अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर स्टॉक की बात करें तो वीरेंद्र, मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन रहा है। ये स्टॉक ने तकरीबन 3200 के नीचे काफी 3200 के आसपास काफी बड़ा वक्त निकाला था, लेकिन पिछले 2 या 3 दिनों से अगर आप देखें तो 3200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है कंफर्टेबली। तो यही फॉर्मेशन देख के मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से 3500 रुपए तक जा सकता है, बट कम से कम 3350 तक के टारगेट्स नजर आते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में। तो विद अ शॉर्ट टर्म व्यू सर्टेनली महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे, वो होगा तकरीबन 3190 रुपए का। तो एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, 100 से 125 रुपए की गुंजाइश करंट लेवल से नजर आती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा पर एक व्यू, कुछ अलग ही स्ट्रेंथ है स्टॉक में, गजब एक्चुअली। मार्केट का मूड माहौल जो भी हो, मार्केट अब थोड़ा सा वापस स्लिप करता हुआ, खासतौर से मिड कैप्स और बैंक निफ्टी, यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर है। आई थिंक मिड कैप तो डे लो पर है, और बैंक निफ्टी भी शायद डे लो के काफ़ी करीब है। डे लो ही है ये एक्चुअली बैंक निफ्टी के लिए भी, 56,780 के आसपास। टॉप कैश कॉस्ट लेते हैं, उसके बाद एक स्टोरी एड्रेस करेंगे। गावा सर हैं हमारे साथ, सौमिल जी हैं और श्रीकांत जी हैं। गावा सर, आप शुरुआत करिए। ओके, वाबा ये ट्रेड कर रहा है 1584 WABAG वाबा। आई थिंक ये वाटेक वाबा होगा। मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट है 1650 का है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, और टॉप टाइट स्टॉप लगेगा। स्टॉप होगा करीब 1566 बस। वाबा प्रकाश सर, वाटेक वाबा वीरू गावा सर ने जैसे बोला ना, गावा सर ने जैसे बोला, मुझे लगा संजय दत्त तो नहीं आ गए, वो उनका बाबा। मैं ये कौन सा स्टॉक है? बाबा सिंबल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, नाम चेंज हो गया तो डिफिकल्टी हो रही है। हाँ, नहीं ठीक है गावा सर, समझ गया। हाँ, कोई बात नहीं सर, वाटेक बाबार एक बार खेलते मेरी भी ज़बान फिसल गई सर। खैर ठीक है, वाटेक बाबार आपकी कॉल है। सौमिल, आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ TCI में एक ट्रायंगल पैटर्न है, मैं समझता हूँ ऊपर की तरफ टूटेगा। 10 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ओवरऑल सेटअप है फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1214 और टारगेट ऊपर में 1350 का रहेगा। टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला TCI है क्या सौमिल? TCI, ओके ठीक है, TCI ये ओके, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TCI। ये 1244 वाला स्टॉक बोला ना आपने?
1244, यस हाँ हाँ 1245 ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके होगा, अगर TCI नहीं मिल रहा है तो सिस्टम में, तो ये दूसरी कॉल हो गई श्रेया आज की। ओके ठीक है, श्रीकांत जी आप बताइए आप क्या पिक करें टॉप कैश कॉल? देखिए, तो कैश कॉल में मुझे लग रहा है कि SH केलकर, नहीं मिला, SHK करके आता है ये स्टॉक। ये हमें अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक सस्टेन्ड अपवर्ड एक्टिविटी बनी है और इस बार की जो रैली है, यानी कि ये स्टॉक 225 के करीब था, अभी 260 के करीब आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 260 255 के रेंज में इसे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ये लगता है स्टॉक अपने वापस प्रीवियस हाई के करीब जा सकता है, 320 330 के करीब, विच विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा वक्त और लगेगा ही। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 260 से लेकर 250 के रेंज में थोड़ा वक्त निकाल सकता है और इवेंचुअली हमें लगता है कि 290 से लेकर 300 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से SHK खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है 250 रुपए का। ओके सच केलकर। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और स्टॉक को एड्रेस करते हैं, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। स्टॉक जो फोकस में है वो है मैक्स फाइनेंशियल का, जिसमें ये इंश्योरेंस बिजनेस हाउस्ड है। यहाँ पर एक्सिस बैंक हिस्सा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यश के पास और समझते हैं क्या है डिटेल्स। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। अनुज, जो एक्सिस बैंक का सबसे पहले जो प्लान था वो यही था कि वो एक 30% हिस्सा खरीदे, तभी जो हुआ करता था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बट तभी RBI ने उन्हें सिर्फ 20% खरीदने की अनुमति दी थी और बैंक ने वैसे ही किया था। अभी हमें अपने सूत्रों से पता चल रहा है कि एक्सिस बैंक फिर से जो 10% बच गया था वो हिस्सा लेने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। हमें पता चला है कि एक्सिस बैंक बहुत जल्द RBI के पास ये प्रपोज़ल भी दे सकता है कि उनकी इच्छा है कि ये एडिशनल जो 10% हिस्सा है वो खरीदने के लिए अप्रूवल ले RBI से इस मामले में। हमें जो पता चला है वो ये है कि ये 10% हिस्सा एक्सिस बैंक को एक प्रमोटर एंटिटी बनाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आपके पास 25 या 25% से ज़्यादा हिस्सा होता है तो आप एक प्रमोटर गिने जाते हो। और एक्सिस बैंक बोल रहा है कि सारे जो बड़े बैंक्स हैं वो एक इंश्योरेंस सब्सिडरी के प्रमोटर है। आप SBI की बात कर लो, ICICI की बात कर लो, HDFC बात कर लो, और उन्हें भी यही प्रमोटर स्टेटस चाहिए एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इसलिए उन्हें अनुमति चाहिए ये 10% हिस्सा खरीदने के लिए। टाइमिंग क्या रह सकती है, हमें पता चल रहा है कि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चालू है सेबी की एक्सिस बैंक पे, जो पहला 20% हिस्सा उन्होंने खरीदा था, प्राइसिंग पे ये इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये ख़त्म होने के बाद तुरंत वो RBI को एक प्रपोज़ल दे सकते हैं अपनी इच्छा बताते हुए कि हमें ये 10% हिस्सा लेने की इच्छा है। 10% हिस्सा प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा लिया जा सकता है, जिसके लिए तकरीबन 5,000 करोड़ एक्सिस मैक्स लाइफ में आ सकता है ये स्टेक सेल के द्वारा। तो एक इम्पॉर्टेंट मूव रहेगा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी है, और एक्सिस बैंक जो कि इसकी प्रमोटर एंटिटी बनना चाहती है। ओके, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को इनफैक्ट रडार पे रखते हैं जहाँ पे अच्छे मूव है। नाइका मानस जी ने सुझाया आज के सत्र में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आपको नाइका में आती हुई नजर आएगी और डे हाई पर कारोबार कर रहा है। और आज के सत्रों में नहीं, पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं हम नाइका में अच्छा खासा मूव है। नीरज दीवान जी, नाइका टू बी वेरी प्रिसाइज, इस पर मैं पूछना चाह रही थी आपसे, जिस तरीके से ये कंपनी नाइका नाउ लाने पर भी विचार कर रही है, प्रोडक्ट्स इसके बढ़ रहे हैं, नाइका फैशन सेगमेंट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? आपका व्यू क्या रहेगा? मुझे लगता है कि थोड़ा और इसका 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स देखने चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी काफी महंगा लगता है। तो ये काफी वॉलेटाइल रही है इनकी अर्निंग्स, तो 1-2 क्वार्टर में अच्छी आती है फिर खराब हो जाती है। आई थिंक वहाँ पे एक बारी थोड़ा और वेट करना चाहिए, देखना चाहिए इनका बिजनेस मॉडल कितना सक्सेसफुल हो रहा है, अर्निंग में स्टेडीनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आई थिंक तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे तो वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा लगता है। वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा लगता है। मीनवाइल बहुत समय के बाद M&M फाइनेंशियल के नंबर प्राइमा फेसी अच्छे लग रहे हैं और इंटरडे लेकर आई है। आई थिंक स्टॉक में एकदम से एक रॉकेट मूव आया है और पिछले कुछ मिनटों में ये देखिए ये एकदम से वर्टिकल मूव आया, मुनाफा बढ़ा है। और इसमें देखिए इशू होता है सारा का सारा एसेट क्वालिटी का, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे इसके नंबर्स पर रिएक्ट करने से पहले। NII भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है
दोनों नंबर्स ठीक ठाक है। F&O वाला स्टॉक है ये, M&M फाइनेंस। और अगर आप देखें पिछले कई क्वार्टर में इसके नंबर्स ख़राब रहते थे, फिर भी स्टॉक गिरता नहीं था। समहाउ एक M&M ग्रुप का प्रीमियम मिलता है, जो मर्जी है, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा चला नहीं, लेकिन गिरता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, इसके थोड़े से हमको एसेट क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। आई थिंक एक बार वो आएगा, उसके बाद इस पर एक फ्रेश व्यू शायद ले पाएँ। टेक्निकली इस पर कुछ ट्रेड बैठ रहा है क्या मानस इस लेवल पर M&M फाइनेंशियल में? देखिए M&M फाइनेंशियल की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है और ध्यान रखिए कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। ये सही है कि स्टॉक पे लोअर लेवल पे 255 के आसपास सपोर्ट है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 254 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 275 के ऊपर ही करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले कुछ नंबर्स की, और इसमें निफ्टी में इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आएंगे। F&O में कोफोज, SRF समेत 5 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ आशीष, मंगलम, आशीष और कंचन, जी हाँ 2 आशीष हैं टीम में, जुड़ गए हैं, तो इनसे बात करेंगे कि कौन से नंबर्स कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े बिग बॉय से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली इन्फोसिस के नंबर्स। आशीष, क्या एक्सपेक्ट करें इन्फोसिस से? कल बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस तो ब्यूटीफुली टाइमलाइन रख देता है। 3:45 पे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, 4:15 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, और शाम 5:30 बजे वो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही होगी। वो टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही थी तब अपन ने मेंशन करा था कि लार्ज कैप टियर 1 में सबसे अच्छा सीक्वेंशियल ग्रोथ इन्फोसिस का होगा। क्यों कहा जा रहा था ऐसा? क्योंकि एक तो क्वार्टरली स्ट्रेंथ होती है, नंबर ऑफ बिलिंग डेज ज्यादा होते हैं, BFSI में तवज्जो ज्यादा है और BFSI अच्छा कर रहा है, और इन्होंने कुछ अधिग्रहण कर रखे थे, उनसे कंट्रीब्यूशन आना था। एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि 1 से 1.5% कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू आए उछलती हुई नजर आएगी। सारे टियर 1 प्लेयर्स एक साथ स्क्रीन पर रख देता हूं, चारों के आ चुके हैं, इन्फोसिस के आने हैं, तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी किस तरह का आउट परफॉर्मेंस इन्फोसिस से एक्सपेक्टेड है। स्क्रीन पे आएगा ये रहा, सारे के सारे अब एक्चुअल नंबर्स हैं, ये सब में क्यू ऑन क्यू दबाव था। इन्फोसिस एक्सपेक्टेड कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जहां तक मार्जिन्स की बात है, फ्लैट होंगे। पिछले क्वार्टर में थे 21%, उसी के इर्द गिर्द। एक तो रेवेन्यूज बढ़ रहे होंगे तो यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहे होंगे, पर उसके सामने वेज हाइक्स लिए हैं तो वो निगेट हो जाएगा, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि पिछले क्वार्टर के इर्द गिर्द ही आपको मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। लार्ज डील विंस $3 बिलियन के आसपास, क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करूं तो काफी मामला शायद ठंडा पड़ता हुआ नजर आया आपको लार्ज TCVs का। अब इंपॉर्टेंट इन्फोसिस के लिए होता है गाइडेंस, नंबर से ज्यादा उस पर सबकी नजरें रहती हैं। पिछले क्वार्टर में पूरे साल के लिए जो गाइड करा था वो था 0 से 3% होगी कांस्टेंट करेंसी में आए। ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि ये अपना लोअर थ्रेशोल्ड जो है गाइडेंस का उससे बढ़ा देंगे, यानी कि 1 से 3% कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वार्टर्स आगे बढ़ते हैं इन्फोसिस के पास ज्यादा क्लैरिटी होती है, गाइडेंस नैरो डाउन होती है। पर कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि शायद इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, यानी कि जो अधिग्रहण किए थे उससे 50 बेसिस पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। इन्फोसिस वो ऐड करके शायद 1.5 से 3.5% की बात कर रहा होगा। तो स्ट्रीट मान के चल रही है गाइडेंस में इंप्रूवमेंट होना है, कितना? पार्टीज डिवाइडेड है। अच्छा, मार्जिन का बैंड जस का तस रहेगा 20 से 22% का, जो पिछले कई क्वार्टर से इन्फोसिस मेंटेन कर रहा है। इन्फोसिस इस बार टियर 1 को लीड जरूर कर रहा होगा, पर एक इमेज स्क्रीन पर आएगी, वो ब्यूटीफुली बताएगी आपको कहानी है क्या। लीड कर रहा होगा, पर बार जो है ना बाकी सबने जो सेट करा है काफी नीचे का है, इसीलिए आपको लीड करता हुआ नजर आएगा अपने आप में, लेकिन एक पस्त क्वार्टर है। बिल्कुल, इसको पार करने के लिए वैसे पोल वोल्ट की जरूरत नहीं है, तो हाई जंप से कर लेगा, ये तो हाई जंप से ही क्रॉस हो जाएगा। चलिए शुक्रिया आशीष। तो ये इन्फोसिस। टाटा कंज्यूमर से क्या एक्सपेक्ट करें, मंगलम से जानते हैं। मंगलम बताइए क्या एक्सपेक्ट करें। वो इन्फोसिस का कार्टून देख के मैं सोच रहा हूँ कि टाटा कंज्यूमर में भी वैसा ही है। सारे कंज्यूमर स्टॉक्स में इस बार ऐसा है कि उम्मीद इतनी कम है, बट लोग ये सोच रहे हैं कि आगे द वर्स्ट इज बिहाइंड, और दैट इज एग्जैक्टली वो टाटा कंज्यूमर में भी एक्सपेक्टेशन है। 11.5% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ अज्यूम्ड है, और नेट प्रॉफिट जो है 290 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास हो जाएगी, 14% का इजाफा होगा। बट इस बीच में जो एबिटा है वो 7% नीचे होगी, मार्जिन भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले एक साल में चाय के भाव बहुत बढ़ गए हैं, 25 से 30% ज़्यादा प्राइसेस चाय के बढ़ गए हैं।
घरेलू जो उनका फूड सेगमेंट है वो 13 से 15% ग्रोथ दिखाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि सॉल्ट पोर्टफोलियो है, वहाँ थोड़ा सा प्राइस हाइक लिया है उन्होंने, और वैल्यू एडेड सॉल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया करेंगे उनके लिए। जो ग्रोथ ड्राइवर थी उनके लिए इस बार नरिश को, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि अनसीजनल रेंज की वजह से जो समर पोर्टफोलियो है वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट उनके साथ जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन उन्होंने किया था कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का, वो 350 करोड़ उनके रेवेन्यू में ऐड करेंगे। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 11.5%, प्रॉफिट ग्रोथ 14%, मार्जिन कंप्रेशन चाय के भाव के कारण, और मैनेजमेंट कमेंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो सेकेंड हाफ में डिमांड कैसे देखते हैं। कंपनी ने पहले ही कहा था कि ये जो कैपिटल फूड्स का बिजनेस है करीब 500 करोड़ पर क्वार्टर का बिजनेस हो जाएगा, और जितने उनके ग्रोथ वर्टिकल्स है संपन्न, सोलफुल और नरिश को, वो 30% के ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। ओके, शुक्रिया मंगलम। अब चलते हैं कंचन के पास। कंचन के पास 2 नंबर्स हैं, उनके पूर्व अनुमान को समझते हैं। पहले बात करते हैं कोफोर्ज मिड कैप आईटी में। कंचन की एक्सपेक्टेशन इस बार? जी, शुरुआत डॉक्टर एडीज से कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। 8,530 करोड़ पे ये नंबर जो है वो आपको उभरता हुआ नजर आ सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं, लेकिन जो मार्जिन है ये कहीं ना कहीं हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो इनकी नॉर्थ अमेरिका की सेल है वहाँ पे माना ये जा रहा है कि हमें साल दर साल 10% की कटौती देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, उसके ऊपर एक प्राइसिंग प्रेशर है, और प्राइसिंग प्रेशर के चलते जो ओवरऑल रेवेन्यू है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंडिया बिजनेस में हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करी जाए तो उस टाइम पे मैनेजमेंट का कहना था कि इंडिया का जो बिजनेस है वो हमें डबल डिजिट तक ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो ग्रोथ है भारतीय बिजनेस की वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जो इनका रेस्पिरेटरी सेगमेंट है, डर्मा सेगमेंट है, वहाँ से एक अच्छी खासी मजबूती आती हुई पड़ सकती है। आपके लिए की मॉनिटरेबल्स क्या होंगे उसके ऊपर जान लेते हैं। रेगुलेटरी प्रोग्रेस किस तरीके की है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस किस तरीके की है। इसके अलावा जो यूएस का मार्केट है वहाँ पे जो वापस से एक रिवाइवल है किस तरीके से आता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो उनका इंटीग्रेटेड एनआरटी बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी किस तरीके की प्रोग्रेस दिखाती है, और बाकी के जो इनके सेगमेंट्स है उसके ऊपर कंपनी का क्या कहना है। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम पे ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं और कोफोर्ज के नंबर्स की अगर बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें डिसेंट देखने को मिले हैं। अगर इनका सीसी रेवेन्यू देखा जाए तो ये हमें $438 मिलियन पे रजिस्टर होता हुआ नजर पड़ सकता है। रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3,745 करोड़ का जो नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स भी इनफैक्ट अपने पॉजिटिव साइड में ही यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन में हमें 1% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर Q1 में देखा जाए तो जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7% तक रहने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इनकी साबरे डील से, और साथ में जो कंपनी ने न्यू एक्विजिशन किए हैं उससे भी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब आपको जो खासा चीज ध्यान में रखनी है वो है कि जो Q1 में न्यू डील विंस हैं उससे यहाँ पे किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। बीएफएस और जो इंश्योरेंस सेक्टर है कि वहाँ पे भी अनुमान जताया जा रहा है कि पाइपलाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बनी हुई है। की फोकस एरिया क्या होंगे, मार्जिन एक्सपेंशन किस तरीके का होता है, सिग्निटी का यहाँ पे कितना फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है, और बीएफएसआई सेगमेंट में जो डील विंस हैं वो किस तरीके के नंबर्स रजिस्टर होते हैं। लेकिन दोनों के ही नंबर्स हमें डिसेंट देखने को मिल सकते हैं। दोनों के नंबर, डॉक्टर रेड्डीज एंड कोफोर्ज के नंबर डिसेंट देखने को मिल सकते हैं। तो शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। बताइए आशीष, एसआरएफ के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, बहुत शानदार नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और हर पैमाने पर किसी भी सेगमेंट में आप देखें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। एक तो मुनाफे का आंकड़ा मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप देखिए, पिछले साल जो मुनाफा 252 करोड़ था, इस बार 434 करोड़ आपको देखने को मिल सकता है, यानी तकरीबन 72% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ बॉटम लाइन नहीं, आप टॉप लाइन की बात करें तो 25% का इजाफा है पिछले साल के मुकाबले, यानी 3,464 करोड़ से बढ़कर 4,313 करोड़। और इसके पीछे कारण ये कि इनके एक तो स्पेशलिटी सेगमेंट जो है केमिकल्स वाला वो बहुत बढ़िया कर रहा है, और साथ में अगर आप देखें तो जो क्वार्टर के दौरान रेफ्रिजरेंट गैसेस की प्राइजेस थी ये बड़ी फर्म थी, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट मिला। पैकेजिंग फिल सेगमेंट ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इनका एक खास प्रोडक्ट है R32। इसके भी अगर आप देखें तो जो रियलाइजेशंस है क्वार्टर के दौरान बड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। तो सभी पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सभी सेगमेंट से देखने को मिला है।
और इसी के चलते एबिटा यहाँ पर 50% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 604 करोड़ से बढ़कर 906 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। जो 17% के एबिटा मार्जिन थे इस बार बढ़कर आपको 21% देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एसआरएफ जाना जाता है काफ़ी सारे वन ऑफ्स और फॉरेक्स एडजस्टमेंट के लिए, तो ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल रहेगा। लेकिन ऑपरेशन वाइज अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ओके चलिए, तो ये समय कल के बड़े वाले अर्निंग्स प्रीव्यूज़, काफ़ी नंबर्स हैं कल, ध्यान रखिएगा। और उनमें से काफ़ी नंबर्स मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, लेकिन कुछ मार्केट आवर्स में भी आ जाते हैं, जैसे एसआरएफ का नॉर्मली मार्केट आवर्स में आ जाता है नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ और हमारे साथ 3 एक्सपर्ट रचना जी हैं, मानस जी और अमित सेठ जी हैं हमारे साथ, उनकी ट्रेड्स लेंगे। रचना जी, आप शुरुआत करिए। मेरी तरफ से मैं ऑप्शन देना चाहूंगी एसबीआई लाइफ में। एसबीआई लाइफ में एक जो अपस्विंग जनरेट हो रही है वो फर्दर ऊपर जा सकती है, 1814 पे है ये। इसमें हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे एंड उसके लिए हम स्ट्राइक प्राइस रखेंगे 1820 का, जो कि फिलहाल 23 पे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम ऐसे लगाएंगे 20 पे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 30 एंड 35 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ डे और 2। ओके, एसबीआई लाइफ की 1820 की स्ट्राइक 2355 पे ये आपको खरीदने को मिल रही है इस वक्त, और अच्छा खासा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्टिविटी है, ऊपर इंटरेस्ट 10% बढ़ी है। अच्छी है। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, हेवल्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। एक इनवर्स रेंज पैटर्न बन रहा है। अगर 1600 रुपए के ऊपर निकला तो एक बड़ा मूव देखने को हेवल्स में मिल जाएगा। तो हेवल्स के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे 1580 का 1580 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 12 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 45 रुपीज के टारगेट सेट करना है। हैवल्स का 1580 का ऑप्शन लेने आपको शानदार मूव हैवल्स में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अमित सेठ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत था आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, मेरा इस समय का कॉल ऑप्शन रहेगा टाटा केमिकल का 960 का कॉल ऑप्शन, 960 का। टाटा केमिकल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक 200 डेमा और एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है विद वॉल्यूम्स। 960 का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है 18 रुपीज 65 पैसे पे। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा 14 रुपीज का रहेगा, 14 का, और टारगेट्स यहाँ 29 रुपीज के रहेंगे टाटा केमिकल के ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में। ओके, टाटा केमिकल्स ये हो जाएगा आपका पिक इस समय। अच्छे मूव्स यहाँ पर भी आ रहे हैं इस समय। एंजल वन वापस एक सेकंड मूव शुरू हुआ यहाँ पर, अब 4% ऊपर ये स्टॉक का। सुबह एक अच्छा मूव आया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब सेकंड लेवल ऑफ मूव यहाँ पर आता हुआ। नायका देखिए, नायका 220 क्रॉस करता हुआ यहाँ अच्छे मूव्स। एक बार जरा डिलीवरी का चार्ट देखेंगे, डिलीवरी भी वापस एक शानदार मूव्स दिखाता हुआ। 438 पर इस समय डिलीवरी, यहाँ पर भी मूव्स काफ़ी अच्छे हैं। डिलीवरी पर रचना जी कोई व्यू बन रहा है क्या? यहाँ पर लगातार एक मैसिव अप ट्रेंड में रहा है स्टॉक। जी, डिलीवरी में स्विंग तो अच्छा जनरेट हुआ है और ये अगर 440 को निकाल पाएगा, एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 440 पे, अगर वो निकल गया तो फिर यहाँ पे हम 445 एंड 50 के नंबर्स भी विद इन अ वीक देख सकते हैं। उसके लिए उसको एक ही चीज लगनी चाहिए मेरे हिसाब से, ओवरऑल मार्केट की थोड़ी सी स्ट्रेंथ। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। तो मानस आपके पास वापस आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर अमित जी आपके पास आएंगे एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड, श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं एफएनओ चार्ट का चमत्कार के लिए, और नीरज दीवान जी मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए इंडिगो पे मेरा ध्यान है। इंडिगो करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। अब अगर आप देखें तो इंट्राडे चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, डेली चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो इंडिगो के 5950 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 88 रुपीज के आसपास के इसके प्राइस चल रहे हैं, तो 88 रुपए पे यहाँ पर लिया जा सकता है। 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलेंगे और 130 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, टिक्लोवेशन ये स्टॉक कई बार सुबह से आज कॉल्स में मर्ज हो चुका है। आपने जो स्ट्राइक चुनी है 5950 के 88 पे ट्रेड करते हुए, और आप देख रहे हैं कि स्टॉक में दम कम है, इसीलिए इस स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। यानी जिसने एक कॉल बेची हुई है वो बैकफुट पे ऑलरेडी आके ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा। ये स्टॉक एक रिवर्सल, वीकली सपोर्ट एरिया से रिवर्सल दे रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 50 डेमा क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट है वीकली जोन का। कल के सत्र में भी हमने रिवर्सल देखा था और आज थोड़ा फॉलोअप देख रहे हैं।
आज के वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 765 का प्राइस है, इसे बाय करें। 756 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स यहाँ रहेंगे 782 पे। ओके, HDFC लाइफ की फीचर्स में खरीदारी की राय और SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे कंपनीज में आज स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। श्रीकांत चौहान जी बताइए, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिकली अगर किसी एक स्टॉक को अगर बेस्ड ऑन टेक्निकल्स या चार्ट्स के बेसिस पे अगर कुछ एक मैजिकल मूवमेंट के लिए जो रेडी हो रहा है वो है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट। ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। ये 460-455 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले इसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे और उसके बाद जो उसकी वेटेड एवरेज प्राइस थी उसी प्राइस के ऊपर इसका कंसोलिडेशन हो रहा है। टेक्निकल फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक कम से कम 500 से लेकर 520 तक के लेवल्स दिखा सकता है एंड वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में एक बार 490 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो करंट लेवल से GMDC को खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 445। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन ये हमें लगता है कि पोजिशनल ट्रेड के बेसिस पे से कंसीडर करें। 490 और 520 ये 2 टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। ओके, GMDC आपका बाय कॉल। चलिए चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए नीरज दीवान जी के पास। नीरज जी बताइए, मिड कैप में क्या चल रहा है आपको आज? आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाँ जी, मिड कैप में मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक चुना है वो है EMS लिमिटेड। ये एक वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है जो वाटर कलेक्शन और डिस्पोजल और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में काम करती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी करती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इस फील्ड में काफ़ी काम अभी और भी होना बाकी है। आप बड़ी टाउन्स में देखें या टियर 1 सिटीज में देखें तो ऑर्डर फ्लो की कमी नहीं रहेगी इनके लिए। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है और 2.5 टाइम्स सेल्स इनकी ऑर्डर बुक है। ये काफ़ी अच्छे मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अभी तक इनका ROC काफ़ी स्ट्रांग है और 23-24% ROC ये जनरेट करते हैं। तो इस तरह की जो ग्रोथ इन्हें देखी है लास्ट 5 साल में 27-28% ग्रो हुआ है इनका टॉप लाइन और इनका प्रॉफिट। ऐसी ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। तो अगर मैं इसको 20 टाइम में वैल्यू करूँ इस साल की अर्निंग्स को देखते हुए तो 750-800 रुपये के आसपास का टारगेट बनता है मेरा 9 से 12 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक है। ओके, 4 ट्रेड्स पिक किए हमने, एक एक करके आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। माना जिसे हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन इंटरग्लोबेशन की कॉल स्ट्राइक 59.50 की 130 पे ट्रेड का लक्ष्य रखते हुए आपको बाय करनी है 88 पे ट्रेड करते हुए। HDFC लाइफ अमित जी का ट्रेड रहा 782 के लक्ष्य के लिए 764 पे ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत चौहान जी ने GMDC को पिक किया 490-520 के लक्ष्य के लिए 445 के स्टॉप लॉस के साथ। और नीरज दीवान जी का जो अभी अभी कॉल रहा EMS लिमिटेड 633 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी अभी तक देखिए जो प्राइस है उसके मुताबिक एटलीस्ट 25,050 को सिक्योर करने में, उसको होल्ड करने में सक्षम रहा है। निफ्टी IT अभी भी 0.5% नीचे है बट स्टिल हैंगिंग शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, झूल रहा है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पोस्ट जून 25 के बाद ये अब तक के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट कल के लोज के आसपास। और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन पर आ रही हैं बार बार। एस्ट्रल लिखे आइए एक बार 1476, ये कोलैप्स हुआ आज बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। फिर लिखे आइए आप, मैं मतलब स्क्रीन पे टुवर्ड्स क्लोज वो स्टॉक्स देख रहा हूँ जहाँ पे तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। एक बार लेके आइए आप एम्फेसिस को। श्रीकांत जरा एम्फेसिस को देखिएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव क्रॉसओवर्स, ये भी झूलता हुआ। निफ्टी IT इस वक्त दिक्कत में 2783। कोई शॉर्टिंग का व्यू है क्या आपका इस वक्त एम्फेसिस या फिर कोई और मिड कैप IT स्टॉक? वीरेंद्र, तो देखिए हमें लगता है कि जितनी भी IT स्टॉक है उनमें स्पेसिफिकली लार्ज कैप अगर छोड़े तो मिड कैप स्टॉक्स में तो इनफैक्ट हमने थोड़ी सी अपवर्ड एक्टिविटी देखी है और सूनर और लेटर हमने देखा है कि इनमें एक अच्छा इजाफा ही देखने हमें मिलता है। तो ओवरऑल तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि एम्फोसिस BFL के लिए करंट लेवल से लॉन्ग तो पोजीशंस बनाने की राय नहीं है क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, थोड़ा डबल टॉप फॉर्मेशन बना है। बट मुझे लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक व्यू बनाया जा सकता है। करंट लेवल्स में मैं यही कहूंगा कि बेस्ड ऑन करंट सेटअप शायद ये स्टॉक एक बार 2650 तक आ सकता है। तो डेफिनेटली 100-150 रुपए की गुंजाइश है, लेकिन ये इतने हाई बीटा स्टॉक है कि इसमें इतना ही रुपए का स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है तभी जाके इसमें काम होता है। तो करंट लेवल से तो मैं ये कहूंगा कि कोफोर्ज ये एक स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक
पोजीशन बनाई जा सकती है करंट लेवल से भी 1859 1860 के आसपास। हमें लगता है कि ये स्टॉक रिजल्ट के आसपास, शायद रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद भी इसमें तेजी लेकिन बिल्कुल बन सकती है। तो 1860 के आसपास लेते हैं तो करंट लेवल से खरीदेंगे तो 1820 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन ये एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे मार्केट पर बातचीत। वेलकम बैक। चलिए अब चलते हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जी के पास। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में कल जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने सपोर्ट दिया, लेकिन आज फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, क्या व्यू बन रहा है अब आपका? अनुज, आई थिंक एफआई सेलिंग कंटिन्यूस बेसिस पे अभी भी हो रही है। और आई थिंक बैंक निफ्टी एक हमेशा से एक इजी टारगेट होता है वहाँ पे जब भी एफआई सेलिंग होती है, क्योंकि अब तो मैं नहीं कहूँगा ओवरवेट है, हिस्टोरिकली ओवरवेट रहे, पर नतीजे बहुत अच्छे आए। और आईसीआईसीआई के पर्टिकुलरली टफ इन्वायरमेंट में नतीजे बहुत अच्छे थे। सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ 9-9.5% है, आईसीआईसीआई की 12-13% ग्रोथ हुई है। तो अच्छा कर रहा है, मार्केट शेयर और गेन कर रहा है। वो अपना जो 3 टाइम्स का जो प्राइस टू बुक है उसको जस्टिफाई कर रहा है। निम में भी हमने देखा ये अकेला बैंक था जो फ्लैट रहा, ज़्यादा कंप्रेशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि रेट कट हुआ 50 पैसा क्यूमुलेटिव, तो थोड़ा निम कंप्रेशन आता है बैंक्स में। तो क्लियर लीडरशिप पोजीशन है, और मैं बार-बार बोलता हूँ ये कल्चर है अनुज, इन्होंने जब से ये इंश्योरेंस और प्रोडक्ट वाइज टारगेट्स बंद किए हैं, ब्रांच लेवल एट्रिशन चेंज हुआ है, पूरा कल्चर चेंज हुआ है। और थोड़ा कस्टमर सेंट्रिसिटी बढ़ी है, वो अब आपको शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। एचडीएफसी के भी नतीजे अच्छे थे, प्रूडेंटली उन्होंने, जैसे जब उन्होंने क्रेडिला में स्टेक बेचा था तब फ्लोटिंग प्रोविजंस क्रिएट किए थे। जब एचडीबी में उनको 9 साढ़े 9 हज़ार करोड़ का गेन आया तो उन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजंस क्रिएट किए थे। एक समय में कुछ इसमें राइट बैक्स भी आएंगे, क्योंकि एक प्रूडेंट बैंक अच्छे प्रॉफिट्स में प्रोविजनिंग बढ़ाता है, और तभी एचडीएफसी की क्रेडिट क्वालिटी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अब थोड़ा और एग्रेशन देखने को मिलेगा आपको एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि मर्जर रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बॉटम आउट हो रही हैं, और आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एग्रेशन दिखेगा क्रेडिट ग्रोथ में, स्पेशली जो हाई यील्डिंग क्रेडिट है, लैप है, लोन अगेंस्ट शेयर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिट है जहाँ पे यील्ड अच्छी होती है। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ, और हम थोड़ा-सा फेडरल और एसबीआई को भी देख रहे हैं। एसबीआई में मल्टीपल अनलॉकिंग होगी, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है, उनका एनएसई में स्टेक है, येस बैंक में हो सकता है उनको एग्जिट मिले पार्शियली। उसके अलावा बैंक बहुत अच्छा कर रहा है पीओपी बेसिस पे, तो क्यूआईपी बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो इस पे भी निगाह है। गुरमीत नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस बार आईटी में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज तो मतलब इस अर्निंग में आईटी में ही हुआ है। अब कल इन्फोसिस आएगा और कोफोज मिड कैप आईटी में, अभी तक के नंबर्स में को देखने के बाद आपको यहाँ से और डाउनसाइड खुलने की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है? मतलब आपने कुछ अपने आप को प्रिपेयर किया है बाइंग के लिए, या फिर लोअर लेवल से बाइंग के लिए? हमने हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्सपोजर केपीआईटी में और कुछ परसिस्टेंट में, इसके अलावा हमारा आईटी एक्सपोजर जो पोर्टफोलियो लेवल पे 3-4% भी नहीं है, तो हम अंडरवेट है पिछले 1 डेढ़ साल से आईटी पे। मुझे लगता है कि अगर एक ट्रेड डील या मिनी ट्रेड डील अनाउंस होती है, तो हो सकता है आपको एक टैक्टिकल अपसाइड मिले। ये भी हो सकता है कि क्योंकि इतना कैश है इंडियन आईटी कंपनीज में, कुछ बायबैक रिलेटेड मूव से भी इन नियर टर्म में प्राइस सपोर्ट हो। बट जब तक डील विंस नहीं बढ़ेंगी, जब तक क्यू 1-2% की जगह 3-4% ग्रोथ नहीं आएगी कांस्टेंट करेंसी में, मुझे लगता नहीं स्टॉक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद भी बहुत सस्ते नहीं है स्टॉक्स। अभी भी 22-23 के एक ट्रेलिंग पी पे है, जो लार्ज कैप आईटी है। मिड कैप आईटी में तो इनफैक्ट स्कोप नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का। अगर कोफोर्ज में या परसिस्टेंट में या किसी भी अच्छे मिड कैप आईटी में हमने देखा कि जब न्यूजन के नतीजे खराब आए, स्टॉक में 20-30% की गिरावट आई, क्योंकि एक्सपेंसिव स्टॉक था न्यूजन आईटी में। तो मैं अभी भी न्यूट्रल रहूँगा, बट अगर कुछ बार्गेन मिलता है, कुछ यहाँ से और 10-15% आपको करेक्शन मिलता है, 20 के नीचे ट्रेलिंग पी आता है, तो ज़रूर मैं आईटी ऐड करना चाहूँगा। पर अभी के लिए मैं न्यूट्रल हूँ। हमारा, जैसे मैंने बोला था, हमारा न्यू एज आईटी जैसे इटर्नल है, पॉलिसी बाज़ार है, जो न्यू एज बिज़नेसेस हैं, क्विक कॉमर्स है, उनको भी मैं टेक्नोलॉजी, डिजिटल बिज़नेस मानता हूँ। वहाँ पे हमारा झुकाव ज़्यादा है, और वो हमें थोड़ा-सा पे ऑफ भी किया है।
जी गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात करूँ। सवाल मेरा इसी पे था, आपने जिक्र किया क्विक कॉमर्स और न्यू एज स्टॉक्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर इनफैक्ट, और कल हमने नतीजे भी देखे इटर्नल के। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जिस तरीके से नंबर्स आए हैं, शानदार रैली कल और आज कंटिन्यू होती हुई दिखी। ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इस स्पेस में और पोटेंशियल है। स्विगी भी चल गया उसके बूते। अभी कैसे आप क्विक कॉमर्स को देख रहे हैं? स्पेस में कितनी ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रही है फिलहाल? देखिए, इसमें श्रेया जी, जो इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने पहले भी बोला है, वो आपको दूसरे नजरिए से करनी पड़ती है। और मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पी देखते हैं, प्राइस टू सेल्स देखते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। ये हैबिट्स क्रिएट करते हैं बिजनेसेस, और फिर पिवट होते रहते हैं। तो आज आज मैं देख रहा था, बहुत लोग इसको एफएमसीजी से कंपेयर करते हैं कि इसका तो ईपीएस 12 पैसे है या 15 पैसे है, और एचयूएल का या एक्सवाईजी का है। वो दही का ही गलत है देखने का, क्योंकि कल को ये 15-20 मिनट में गाड़ी भी डिलीवर कर सकते हैं। आईफोन तो डिलीवर कर ही रहे हैं आधे घंटे में। तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है कि इतना हैबिट का पार्ट हो गया है कि नेट ऑर्डर वैल्यू एक स्टेज पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जैसा अमेज़न में हुआ था या जैसा और कोई कॉमर्स कंपनी में ग्लोबली हुआ है। अब उसमें रिस्क ये है कि ये बाइनरी कॉल्स होती है। अगर कॉल आपकी ये गलत गई, तो आप इसमें मैसिवली लॉस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू एज पोर्टफोलियो को आप एक वेटेज दें। अब उसमें आपको इटर्नल डालना है, डिलीवरी डालना है, पॉलिसी बाजार डालना है। मैं जियो को भी, फाइनेंशियल को भी उतना न्यू एज मानता हूँ। उसका आप एक 10-12% का वेटेज बनाइए, रिस्क साइजिंग करिए, और थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए करिए, क्योंकि ये जेन ज़ी और कंजम्पशन रिलेटेड प्लेज़ हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्टिकल वैल्यूएशंस पे जाएँगे तो कैप्चर ही नहीं कर पाएँगे, और आप प्रिपेयर्ड रहिए कि कुछ आइडियाज़ आपके खराब होंगे। पर जो अच्छा चलेगा वो आपको मल्टीपल टाइम्स देगा, 10-20% नहीं देगा। मैं इस तरीके से करता हूँ। मैं न्यू एज बिज़नेस को 10% वेट देता हूँ पोर्टफोलियो में। उसमें हमने 3-4 अच्छे आइडियाज़ लिए हैं, 2 से 3%, और इटर्नल हमारे लिए ठीक चला है, पॉलिसी बाज़ार हमारे लिए ओके है। बाकी जगह भी हम हमें अभी इतना सक्सेस नहीं मिला है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले। जियो आल्सो हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल फॉर अस। तो इसी तरीके से आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा। हेवल्स पे क्या व्यू बनेगा आपका गुरमीत? आई नो आप पॉलीकैब आपका ज़्यादा फेवरेट स्टॉक रहा है, लेकिन हेवल्स के नंबर्स के बाद जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्शन दिया, इस पर क्या व्यू बनेगा? देखिए, कहीं न कहीं बाज़ार फ्यूचर डिस्काउंट कर रहा है, कमेंट्री भी सुनना चाह रहा है, और अनुज तीनों चारों सेगमेंट्स जो हैं, हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में है हेवल। हालाँकि वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ भी नहीं है, पॉलीकैब में भी नहीं है अब ₹7,000 पे। बट आप अगर हेवल्स की पर्टिकुलर बात करें, तो चाहे वो केबल एंड वायर सेगमेंट है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, अप्लायंसेस है, और भी चीज़ें हैं, वो एक कंज्यूमर ब्रांड बनता जा रहा है, स्ट्रांगली बोल गया। तो कुछ हद तक जो लॉयड वाला एक्विजिशन था, उसने काफ़ी ड्रैग किया हेवल्स को बीच में। मुझे लगता है शायद वहाँ पे थोड़ा स्कोप मिले, बट मैं इंक्रीमेंटली और ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ार में मुझे ऐसा लगता है कि बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कंज़म्पशन की। इटर्नल हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है इंटरग्लोब, क्योंकि मैं कंज़म्पशन बास्केट को बहुत ब्रॉड तरीके से देखता हूँ। तो इंटरग्लोब है, फ्यूल प्राइसेस कंटेन्ड है, उनके पास एयरबस है, बोइंग रिलेटेड सप्लाई इश्यूज़ नहीं है, इंटरनेशनल रूट्स चालू हुए हैं, एयर इंडिया से और मार्केट शेयर लेंगे। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल कह रहा हूँ, होटल्स हैं। आप देखिए इंडियन होटल्स के नतीजे, एक एक वीक क्वार्टर था, ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत सारा टूरिस्ट अराइवल इम्पैक्ट हुआ, तो उसके बावजूद नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, स्टेडी है स्टॉक। तो वहाँ होगा। इसकी एक और सब्सिडी है ताज जीबी के, वो 20 या 21 के पी पे अवेलेबल है। वहाँ पे कुछ हमें लगता है कि ओनरशिप चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस हैं जहाँ पे हम ज़्यादा बुलिश हैं। पॉलीकैब हमने और ऐड नहीं किया ना, जब वो बीच में न्यूज़ आई थी अदानी की, और स्टॉक वापस से 4 साढ़े 4 हज़ार आया था, तब ज़रूर थोड़ा-सा लिया था। तो इसमें जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, अगर आपको अच्छा प्राइस करेक्शन मिलता है 10, 20, 25% का, तब मुझे लगता है डेफिनिटली ऐड करना चाहिए। इस वैल्यूएशन पे इंक्रीमेंटल एडिशन मुझे लगता नहीं है कि नियर टर्म रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। हाँ। अच्छा, गुरमीत जी, मैं जो एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, वो बोलते-बोलते निकल गए। इंडियन होटल्स आपकी बाइंग, मतलब आपकी होल्डिंग में है, आपके पीएमएस में। कोई और होटल बाय किया आप लोगों ने? आई मीन पूरा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट थोड़ा-सा हेल्थ केयर भी जोड़ना चाहूँगा। एनी हॉस्पिटल स्टॉक जो भी वो ऐड किया हो आप लोगों ने इस वक़्त? तो हमने जो है लेमन ट्री ऐड किया था इंडियन होटल्स के अलावा टैक्टिकली, काफ़ी जगह हमने उसको एग्ज़िट किया। हमने अभी ताज जीवी के ऐड किया है। ये ताज और जीवी के ग्रुप का जीवी है। स्टॉक थोड़ा-सा प्रेशर में रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं एक ओवरहैंग रहा है कि शायद इंडियन होटल एग्ज़िट करेगा इसमें, और ये अभी 20 के ही अर्निंग मल्टीपल पे है। और अगर आप देखेंगे तो इनकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक उसमें से आपके बॉम्बे में है, सांता क्रूज़, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है। वैल्यूएशन कम्फर्ट है, और थोड़ा जैसे ही ये ओवरहैंग जाएगा ओनरशिप का, मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा-सा री-रेट हो सकता है। हमने तो ये हमारे पास होटल, आईटीसी होटल हमने टैक्टिकली ऐड किया था जब आईटीसी से डीमर्जर हुआ था 160-170 पे। हमने अभी-अभी उसमें एग्ज़िट लिया है।
ठीक ठाक हमारा कॉल रहा वो। और हम हेल्थ केयर में मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। एक, हम सीडीएमओ में बने हुए हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, चाहे वो न्यूलैंड हो, लॉरस लैब्स हो, डिवीज़ हो, हमारे पोर्टफोलियो में हम एकाल को भी रिव्यू कर रहे हैं। हमने ब्रांडेड में मैनकाइंड फार्मा में काफ़ी पोजीशन ली है। उसके अलावा हम एक जो अपना वंडर ड्रग है GLP-1, जो वेट लॉस डायबिटीज़ 2 ड्रग है। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो जिनका ये कार्डियो डायबिटिक ड्रग की कैटेगरी में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो सन फार्मा है, अभी डॉक्टर रेड्डी को कनाडा के राइट्स मिले इसके वेट लॉस ड्रग के। हम और भी कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे हैं जहाँ पे लिमिटेड मार्केटिंग राइट्स मिलेंगे, और इसकी वैल्यू चेन मैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एपीआई पार्टनर्स कौन है, सीडीएमओ पार्टनर्स कौन है। हमें लगता है ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर ड्रग है, ग्लोबली इसको बहुत सक्सेस मिला है। मुझे लगता है इंडिया में भी अगले 1-2 साल आपको काफ़ी अच्छा टॉप लाइन। तो 2013 के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का ड्रग आया था जो ब्लॉकबस्टर ड्रग था, उसके बाद अब ये ड्रग आया है। 11-12 साल बाद ऐसा ड्रग आया है। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और अपनी होल्डिंग्स पर, अपने आउटलुक पर, उन होल्डिंग्स पर बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडेक्स को लेके आइए स्क्रीन पर 25,063, यानी मोटा मोटी हम डे लो से लगभग 30 अंकों पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि 25,000 को अपने साथ लेके जा रहे हैं और 20 रेमा अनुज एटलीस्ट निफ्टी बैंक पे कैरी कर रहे हैं। पीएसयूज का दबाव था आज। कल महत्वपूर्ण कुछ इन्फोसिस की अर्निंग्स, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्लोजिंग को, और कल के लिए भी क्या कहता है? देखिए, क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीरू, मैं एक बात कहूँगा कि मतलब बेटर हो सकता था क्लोज, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोई कैपिचुलेट कर रहा है। तो आप चाहें तो अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं, थोड़ा सा हेज कर लें भले ही अपने आप को, क्योंकि कल इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। 24,950 को होल्ड करना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 को होल्ड करना ज़रूरी है। ये है अप ट्रेंड को बचाए रखने के लिए। नई तेज़ी के लिए या रैली के लिए मुझे लग रहा है कि 25,250 निफ्टी पर और 20 डे मार्क के सिग्निफिकेंटली ऊपर आना होगा, तभी वो रैली आएगी। लेकिन ठीक है, कल बड़ा दिन था, एक आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। आज किसी भी तरीके से नेगेटिव डे नहीं था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। एडवांस डिक्लाइन में देखिए, अब कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, 1:1.2 का था। हाँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ख़राब हुआ आज, लेकिन वो भी ठीक है। वो एक इंडसइंड बैंक पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया, एसबीआई पे थोड़ा प्रेशर आ गया उसकी वजह से। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मार्केट रोज़ आपको कल जैसा मूव दे। आज थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया। चलिए यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम अपडेट के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज 2 स्टॉक जो फोकस में, उनमें सबसे पहले है नायका। देखिए, 2-4 दिन से काउंटर में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, और आज अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में 6-7% का इजाफा हुआ है जुलाई फ्यूचर्स में, और यहाँ फ्रेश बाइंग आपको फंड्स की तरफ से और एचएनआईज की तरफ से आती हुई नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो 225 के इनिशियल टारगेट्स के साथ ये बीटीएसटी की एडवाइस यहाँ दे रहे हैं। 228 तक भी काउंटर जा सकता है, ऐसा डीलर्स का मानना है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है आज डीलर्स के रेडार पे, वो यूपीएल। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्टिविटी काउंटर में देखने को मिल रही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है 730 से लेकर 740 तक के टारगेट्स के लिए। और अगर आप एफएनओ साइड के डेटा की बात करें तो आज भी ओपन इंटरेस्ट लगभग 2-3% बढ़ा है, और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है वायदे मार्केट में। ओके, नाइका और यूपीएल यहाँ पे खरीदारी कर रहा है डीलर्स की तरफ से। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। अमित जी, आपसे करते हैं शुरुआत, बताइए बीटीएसटी एसटीबीटी। जी, बीटीएसटी रहेगा। मैं हिंडाल्को के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, एक पुल बैक ट्रेड है और ओवरऑल मेटल्स में स्ट्रेंथ है। 684 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 702 रुपीज के। ओके, हिंडाल्को। रचना जी, आपका कैरी कर रही है? जी, मेरी तरफ से कल्याण ज्वेलर्स रहेगा फ्यूचर्स में, जिसको हम अगेन लॉन्ग करेंगे, एंड हम इसमें ऐसे लगाएंगे 588 पे। हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 605। ओके, कल्याण ज्वेलर्स। श्रीकांत चौहान जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र, देखिए हमें लगता है कि पेटीएम ये करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। पेटीएम में जो ओवरऑल फॉर्मेशन बना है वो एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन है, और इसने एक 1050 के नीचे काफी बड़ा बक निकाला है। यानी कि दिसंबर 2024 में स्टॉक 1050 के करीब था, उसके बाद फर्स्ट टाइम ये 1050 के लेवल्स को रिविजिट करके उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज कर रहा है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है, और जो नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन 1080-1085 के। तो करंट लेवल से पेटीएम को खरीदे और 1040 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, पेटीएम श्रीकांत जी की पिक। गाबा सर, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? मेरा पिक रहेगा टाटा केमिकल। अब
बहुत अच्छा मोमेंटम है, ट्रेड कर रहा है 962, अंडर 963 के आसपास, टॉप होगा 957, करीब 5.5-6 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 980, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। अच्छा मोमेंटम है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम है। मानस जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो देखिए, हेवल्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। हेवल्स ने कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रीच किए हैं, यहाँ पर कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया है। आई थिंक बीटीएसटी के तौर पे इसके फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 1549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1640 1640 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हेवल्स के फ्यूचर में। वेल, मैसिव शॉर्ट कवरिंग भी हुई है आज यहाँ पर फ्यूचर्स में, और कल आप इंटरनल्स देखिएगा। आई एम श्योर कल वीरू की स्पॉट ये जो एफएनओ पल्स है इसमें भी शायद ये शामिल होगा, इस पर भी नज़र रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब सारे के सारे ट्रेड्स पूरे हुए, अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, कैसी रही मार्केट? ब्रेथ ठीक थी अनुज, और मतलब थोड़ा बैंक्स ने, पीएसयू बैंक्स ने मूड बिगाड़ा, और इनफैक्ट उसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स भी खड़े हुए थे। आई मीन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा ब्रेथ में डेरिवेटिव्स। ये कंप्लीटली अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट है 122 शॉर्ट, 45 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी एक ग्रिप थी यहाँ पे बेयर्स की, और ये फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन का भी प्रेशर था, और लॉन्ग्स कम थे अपेक्षाकृत शॉर्ट के। आईएस टाइट्स देखते हैं। देखिए, एटर्नल तो कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था, और एटर्नल में कल भी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जुड़े थे, और आज भी। आई मीन कल नंबर इतने अच्छे थे, मैं इवन जब वो पल्स क्रिएट कर रहा था, बना रहा था, तब भी मैं सरप्राइज हुआ। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए, वो भी आखिरी के आधे घंटे में, वो आज कैरी कर रहा है। इन्फो एच अगेन एटर्नल फैक्टर, बाकी पेटीएम, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, इन सभी काउंटर्स में आज सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुआ। सीमेंट एक और बड़ी हॉट कमोडिटी है इस वक्त, देखिएगा। बाकी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आज अल्ट्राटेक में थी, एंजल में शॉर्ट कवर था, हेवल्स पे शॉर्ट कवर, और टाटा केमिकल में, टाटा केमिकल की प्लेसमेंट केमिकल्स में अलॉन्ग विद यूपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। एसआरएफ के कल नंबर्स हैं, तो वो शायद अभी नंबर्स में आपको नजर नहीं आएगा। बाकी एक्साइड और मैनकाइंड में आज शॉर्ट कवर था 361, और आरती इंडस्ट्रीज केमिकल में ये सिंक हुआ आज, शॉर्ट बिल्डअप, ग्रेनुअल, संबंधन मदरसन, और कैनरा बैंक के पीएसयू बैंक्स में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज शॉर्ट बिल्डअप था कैनरा बैंक में। और अगली स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट हुए। सोला बीएलडब्ल्यू, आरबीएल बैंक, सिंजिन और बायोकॉन में एक प्राइस डाइवर्जेंस है। एक ही ग्रुप की दो कंपनियां, एक थोड़ा सा आज प्रेशर में थी, बाकी एक अच्छा कर रही थी 100 एमा के ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट्स और अदानी टोटल गैस, ये कुछ कंपनीज जो कि अच्छा कर रहे थे। और कुछ सरप्राइज पैकेज अगर मेरी स्क्रीन पे हैं इस क्लोजिंग के साथ साथ, तो एक एमएनएम था, एक अच्छा क्लोज वो दे रहा है, मेरे ख्याल से वो श्रीकांत का ट्रेड था, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। और लेके आइए एक बार टाइटन, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे रखिएगा। टाइटन का आज जो हाई रहा, वेल डिफाइंड रहा, वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये श्रीकांत आप कैसे अप्रोच करेंगे टाइटन, अगर ये मार्क 3500 का 35-10 35-20 इसको पार करके आगे ट्रेवल करने लगे, तो कंसिडर करना चाहिए टाइटल को, क्योंकि ये अच्छा खासा जुलाई की सीरीज में 3 जुलाई से लेकर अब तक शेड भी काफ़ी हुआ था, काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ था इसमें। नहीं, बिल्कुल। तो वीरेंद्र, अगर इनफैक्ट इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी बड़ी एक रिवर्सल एक्टिविटी इसमें बनी है। एवरेजेस को इसने तो काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया ही है, बट साथ ही साथ अगर प्राइस एक्शन को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें पुल बैक और भी कंटिन्यू होगा। इसने एक ना एक बड़ा प्राइस गैप छोड़ा था, जब इसमें एक बड़ा फॉल आया था, तब वो गैप 3575 3580 का था। मुझे लगता है ये 3575 3580 तक बिल्कुल जा सकता है। वैसे इसका ऑलवेज एक इनवर्स कोरिलेशन होता है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये स्टॉक गिरता है। इनफैक्ट कल के दिन में गोल्ड प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन आज स्टॉक इसके लिए ऊपर है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुई है। तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दैट डेवलपमेंट यहाँ पे और भी शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और स्टॉक यहाँ से कम 100 से 125 रुपए चल सकता है। ओके, 100 से 125 रुपये तक चल सकता है। टाइटन में अच्छा मूव आज के सत्र में, और एक्विजिशन की जो खबरें थी और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी बुलिश, तो अच्छा मूव 1.5% की तेज़ी के साथ अब क्लोज होने की तैयारी टाइटन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए जुलाई के महीने में एफपीआईज ने सर्विस और मेटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। जुलाई में एफपीआईज ने इनफैक्ट कहाँ की खरीदारी और कहाँ की बिकवाली, ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है। बताइए कंचन।
जी, अगर जुलाई का पूरा फर्स्ट हाफ का मोमेंटम देखा जाए यानी कि 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ से खुशियाँ मिली है। सर्विस सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी जो है वो हमें एफपीआई की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे करीब 2733 करोड़ का फर्स्ट हाफ में जुलाई के अंदर अंदर आता हुआ दिखाई दिया है सर्विस सेक्टर में। इनफैक्ट मेटल और माइनिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो मूव्स देखने को मिले हैं वो अच्छे खासे देखने को मिले हैं। इनफ्लो अच्छा खासा स्ट्रॉन्गर साइड पे आया है, लेकिन जो आईटी सेक्टर है और जो ऑटो सेक्टर है, यहाँ से जो मूड है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर दोनों के नंबर्स को कंपाइल कर दिया जाए तो करीबन 7000 करोड़ का इन दोनों सेक्टर से आउटफ्लो होता हुआ नजर आया है। आइए मैं आपके सामने पिक्चर रख देती हूं और ज्यादा क्लैरिटी के लिए। सर, ये सबसे पहले डेटा है इनफ्लो का। देखिए, जून के महीने में जहां पे हमें करीबन 60 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी सर्विस सेक्टर में, वहीं जो रुझान है कितना ज्यादा पॉजिटिव साइड में होता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 2733 करोड़ की खरीदारी की गई है। माइनिंग मेटल का भी जो रुझान है वो अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। डबल से ट्रिपल जो है वहां पे नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कंज्यूमर सर्विसेज की भी बात करी जाए तो रुझान यहां पे भी ठीक ठाक देखने को मिला है, क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे जून के डेटा से तो यहां पे जो रुझान था वो ज्यादा पॉजिटिव था एज कंपेयर टू जुलाई का फर्स्ट वीक। इसके बाद कैपिटल गुड्स में भी जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। और कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो यहां पे भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। अब पिक्चर वो लेके आते हैं जहां पे मूड खराब हुआ है, जहां पे सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। देखिए, आईटी सेक्टर में जहां पे हमें जून के सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी एफपीआई की तरफ से करीबन 3500 करोड़ की, वही नंबर कितना ज्यादा पलटता हुआ नजर आया है। करीबन 5500 करोड़ की बिकवाली आईटी सेक्टर में की गई है। एफएमसीजी ने भी मूड कोई अच्छा नहीं किया है, 5000 करोड़ की खरीदारी थी और यहां से अब सीधा सीधा ये बिकवाली की तरफ आके लौट गए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मूड खराब है, ऑटो भी यहां पे लगाट बना है और साथ में जो टेलीकॉम सेक्टर है यहां पे भी हमें जो है पेन देखने को मिला है। तो नंबर्स यहां पे हमें ड्रास्टिकली मूव होते हुए दिखाई दिए हैं केवल 15 दिन के अंदर। ओके, चलिए, तो ये इस समय शुक्रिया कंचन। कुछ सेक्टर जहां एफआईएस की बाइंग हुई, बैन अपडेट लेते हैं फटाफट और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। कौन से स्टॉक्स बैन में आ सकते हैं? आईईएक्स बैन में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर पोजीशंस बढ़कर 111% पर आ गई हैं, तो ये एक स्टॉक होगा जो आपके रेडार पर होना चाहिए। एग्जिट का कोई स्टॉक नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए, तो बस एक ही अपडेट है यहाँ पर। चलिए, मार्केट का पंचनामा की बात करते हैं अब। और आज श्रेया के साथ एक मेहमान रहेंगे, लेकिन एक टीज़र ले लेते हैं मार्केट का पंचनामा का। श्रेया, बताइए क्या सवाल आया आज? सवाल आज रियल्टी स्पेस पर। आप देखिए, ओबरॉय रियल्टी के नतीजे आए, नतीजे खास नहीं थे और उसने पूरे सेक्टर पर थोड़ा डेंट डाला है। आप कोई भी स्टॉक उठा लें, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, रेमंड, फीनिक्स, ब्रिगेड, डीएलएफ, सभी में गिरावट और ये पूरा इंडेक्स आज गिरकर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल लोधा पर है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? आधा फीसदी के करीब गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है और रोहन जी पूछ रहे हैं, इनके पास है व्यू मांगना चाह रहे हैं, हालांकि उन्होंने प्राइस नहीं बताया है। देखिए, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट पर मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू है और आई थिंक लोधा भी एक यहाँ पर एक अच्छे डेवलपर्स में ही माना जाता है। और लोधा, ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा आपने बोला, इन्होंने प्राइस नहीं बताया तो थोड़ा टफ होगा बोलना, लेकिन व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके, व्यू पॉजिटिव है। मैक्रोटेक डेवलपर्स ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके से आप देखिए, श्री सीमेंट और डालमिया भारत, इनफैक्ट कल भी सीमेंट स्पेस में थोड़ी बाइंग थे। अल्ट्राटेक थोड़ा आज बैकफुट पे दिखेगा। अंबुजा सीमेंट आज भी चढ़ रहा है, जेके सीमेंट भी चढ़ रहा है। तो यहाँ पर डालमिया भारत पर क्या व्यू? 2.5% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी 2320 के लेवल पर कंटिन्यू करेगा। काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ मैं लार्ज कैप सीमेंट में, और डालमिया भी लार्ज कैप सीमेंट में आता है। तो आई थिंक पॉजिटिव मूव यहाँ भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आप अगर अल्ट्राटेक की कमेंट्री सुनेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये साल सीमेंट के लिए अच्छा होगा। प्राइसिंग काफ़ी मजबूत लग रही है, जुलाई में कुछ अपटिक्स भी देखी हैं प्राइसिंग में, तो मैं इन पर भी पॉजिटिव रहूँगा। चलिए, 335 पर बाकी के सवाल लेकर हम जुड़ेंगे मार्केट का पंचनामा में। क्लोज मार्केट की एकदम फ्लैट हो रही है अगर आप निफ्टी देखेंगे तो। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर था मिड कैप और बैंक निफ्टी में। एक बार स्टॉक लेकर आइए इंटरग्लोब एविएशन का, और मैं बताता हूँ क्यों आज इसमें इस तरीके के शायद मूव्स पॉसिबल हों। आज अकासा ने अपने प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये साल काफ़ी अच्छा रहा है उनके लिए। मार्केट एक अजम्पशन लेके चल रहा है कि अगर अकासा के लिए अच्छा रहा तो इंडिगो के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो शायद ये एक रीज़न है। ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक, आई थिंक हमारे पैनल ने पिक भी किया था, इसका ऑप्शन पिक किया गया था शायद।
मानस, इसमें हम ऑल टाइम हाई काफ़ी करीब हैं, 6000 पे 2-3 बार रुके हैं हम, इस बार लग रहा है स्विंग में 6000 क्रॉस होगा? बिल्कुल देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है 22 मूविंग एवरेज के आसपास और स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। मेरे हिसाब से 6000 के लेवल ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर 6000 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 300 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है इंडिगो में। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चल रहा है। इंडिगो में आपने कॉल भी दी थी, एक बहुत अच्छी कॉल थी। अच्छा, निफ्टी बैंक 56,751 डॉट, मतलब अगर ये क्लोजिंग में आपको नंबर दिखाई दे निफ्टी बैंक पर तो इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक बार जरा 57,000 की कॉल लेके आई है। मैं कल इनफैक्ट एक इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मूव के बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक के मैं रात को जब डेटा अपलोड किया, मैं 57,000 की आउटस्टैंडिंग वाई का, मैं सरप्राइज रह गया। मतलब इतना कन्विक्शन था उस कॉल आइटम में और आउटस्टैंडिंग वाई अब पहुंच गया 21 लाख। गजब है। ये पूरी जुलाई इसने सप्रेस करके रखा निफ्टी बैंक को और लेके आइए कुछ काउंटर्स, मतलब जो अब टुवर्ड्स क्लोज अच्छा कर रहे हैं। पेटीएम में जो एक क्लोजिंग के वक्त एक एग्रेसिवनेस होती है ना, वो नज़र पे आ रही है। वो देखिए 35 रुपये ऊपर हो गया, शानदार मूव यहाँ पे। PSUs में टुवर्ड्स एंड काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही लास्ट मिनट शॉर्टिंग विटनेस कर रहे हैं और वही एक कारण है कि जो कोलैप्स हो रहा है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और वो निफ्टी बैंक पर प्रेशर डालते हुए। और इंडिगो में अच्छा मूव है, बायोकॉन थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे लास्ट मिनट। और एक बार एक स्क्रिप्ट और रखिएगा दैट गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1247 पे ये एक पुल बैक दे रहा है। अच्छा, मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर अमित जी, बट आपका व्यू क्या है? मैं 1248 पे कैसे अप्रोच करना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर को? अच्छा पुल बैक है 50 डेमा से। आज एक्शन था कुछ FMCG स्टॉक्स में, आपकी रेटिंग इस पे क्या कहती है? जी विनय जी, जोन तो काफी अच्छा है। यहाँ पे एक गैप सपोर्ट है, 50 डेमा सपोर्ट है। जो कैंडल जो फॉर्म हो रही है दैट्स अ हैमर कैंडल। डेफिनेटली 10 डेमा के ऊपर निकलेगा तो और थ्रस्ट जनरेट करेगा, बट जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न्स इमर्ज हुए हैं एक सपोर्ट पे, यहाँ पे एक प्रीएम्प्टिव बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1235 और मुझे लगता है यहाँ से 1260 टू 1270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये कुछ काउंटर्स जो टुवर्ड्स द क्लोज ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन कुछ और काउंटर्स जहाँ पर टुवर्ड्स क्लोज डेंट पड़ता हुआ नजर आया। एक बार आप देखिए फार्मा स्पेस में ग्रैन्यूल्स आप देखिए जो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर था। इनफैक्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक बार रखिए स्टॉक IRFC 3.5% के करीब करीब ये टूट कर अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। और IRFC की आप बात करें तो पिछले 3 साल में इसने 551% का रिटर्न दिया, अब सीधे 36% तक वहाँ से करेक्ट हो चुका है। IRFC क्या व्यू रहेगा गाबा सर इस पर्टिकुलर काउंटर पर? अगर आप देखें काफ़ी, मैं पंचनामा भी करती हूँ, ट्रेडर्स हॉटलाइन भी करती हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी IRFC पे आते हैं। रेलवे स्टॉक्स में भी लोग फंसे हुए हैं, क्या हिदायत इन लेवल्स पर? 133 में एक अच्छा सपोर्ट था, वो आज ब्रेक डाउन हो गया। अब मुझे लगता है लो लेवल देखने को मिल सकता है। आप ट्रेड करें 131 के आसपास, पॉसिबल है कि 125 120 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। तो वीक स्टॉप लगाना पड़ेगा 134 का इन ट्रेड शॉर्ट IRFC। ओके, देखिए आखिरी के कुछ मिनटों में अगर एक स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है वो है पेटीएम डे हाई पर बंद हो रहा है और पेटीएम में ध्यान रखिएगा नंबर्स आने हैं, उससे पहले काफ़ी स्ट्रेंथ है। श्रीकांत हैं क्या हमारे साथ? श्रीकांत, आपने लिया था ना पेटीएम? बिल्कुल, यस। क्या अपडेट रहेगा इस पर? आप कैरी करेंगे? अनुज जी देखिए, वैसे नहीं, बिल्कुल इससे खरीद के ही जाना चाहिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1-1.5 साल के बाद जब ब्रेकआउट आता है स्टॉक में, स्पेशली रिजल्ट के दिन पे, ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट आया है। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। और अगर इसके मंथली और लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो अनुज जी मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 1550 रुपए तक भी जा सकता है। इवेंचुअली इट विल टेक टाइम, मींस इवेंचुअली जाएगा ही, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक काफी क्लियर कट पैटर्न बना हुआ है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बुलिश बने रहे और कोई भी अगर डिक्लाइन अगर आती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिल्कुल इसमें खरीद के चलना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग के चलते हैं अनुज के पास, बड़ी बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। हाँ वीरू, शुक्रिया। बिल्कुल मार्केट में वैसे टुवर्ड्स द एंड कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स आए, गोदरेज कंज्यूमर, SRF, इंटरग्लोब एविएशन,
ये 3-4 स्टॉक्स मैं देख रहा था, सब में टुवर्ड्स द एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हैवेल्स अच्छे मूव्स भी रहे, लेकिन निफ्टी ऑब्वियसली करीब करीब 28 पॉइंट नीचे था। सेंसेक्स देखिए 1 पॉइंट ये पूरा का पूरा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट शायद। निफ्टी आईटी में प्रेशर था आज, करीब करीब 150 पॉइंट नीचे था ये इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब आधा % नीचे था, लेकिन स्मॉल कैप ये करीब करीब 1/3% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ख़राब हुआ थोड़ा सा, पूरे दिन 1:1 के करीब का था, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन ख़राब हुआ और 1100 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1575 गिरने वाले शेयर। सेक्टरल हिट मैप देखते हैं एक बार ज़रा। क्लियरली एक आध सेक्टर जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आपको देखने को मिली, एक्चुअली सिर्फ एक डिफेंस था जहाँ बाइंग थी, इसके अलावा कोई भी सेक्टर कोलैप्स नहीं हुआ। पीएसयू बैंकों के अलावा, पीएसयू बैंक 1.5% नीचे था, यहाँ आप मान सकते हैं एक तरीके का कोलैप्स था। कुछ हद तक रियल एस्टेट 1% नीचे और फार्मा 1% नीचे, लेकिन इनको आप कोलैप्स नहीं मानेंगे। बैंक निफ्टी आधा %, एफएमसीजी आधा %, आईटी करीब करीब आधा %, ऑटो करीब 3/4%। तो आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी, सिर्फ एक डिफेंस को छोड़ दें तो, जहाँ फिर भी आज थोड़ी सी आपको बाइंग देखने को मिली। हालांकि डिफेंस भी अपने सुबह के हाइस से काफ़ी नीचे ही बंद हुआ है। तो सेक्टोरल ब्रेथ खराब थी आज क्लियरली, एक ही सेक्टर ग्रीन में था, बाकी सब रेड में थे। निफ्टी का हीट मैप, इटर्नल आज का टॉप गेनर 10.5% के गेंस, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, टाइटन, बीईएल, मारुति और बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज अच्छे खासे मूव आपको देखने को मिले। आईसीआईसीआई बैंक में भी और एचडीएफसी बैंक में भी ठीक ठाक फॉलो थ्रू था। नीचे क्या था? टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज़ और रिलायंस। रिलायंस एक्चुअली 2 दिन से तंग कर रहा है मार्केट को। कल तो देखिए रिलायंस की जो वीकनेस थी उसको काफ़ी हद तक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने नेगेट किया था, आज वो नहीं हो पाया, तो इसलिए रिलायंस का आज एक थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन कल की एक मजबूत रैली के बाद आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डे भी रहा। बिल्कुल, इटर्नल पर कहते हैं ना कि तेज़ी छा गई और निफ्टी को देखकर आज गजनी की याद आ गई। कल चलते चलते आज फिर लुढ़क गया 25,050 पे। खैर जैसा भी है, कोई सवाल हो आपका ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंचनामा में, और आज श्रेया के साथ एक मेहमान होंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बाकी इस पैनल की मुलाकात आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।